पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन दो तीन तरीके के मिल सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन इजी मिल सकता है, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट मिल सकता है, या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट मिल सकता है। आप ये कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन इजी है? आप वन गो में ही कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से क्वेश्चन को ईगो पर ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर हो सकता है लेंदी डाला हो, आपको लगता है कि मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप इतना टाइम ले लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कि आगे के क्वेश्चन आप देखते हैं कि वो इजी है और आपके पास टाइम कम बचता है क्योंकि आपने पहले टाइम ज्यादा डिवोट कर दिया है। तो इसका बात ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन लेंदी होगा तो उसको स्किप करके आप बाद में करिएगा, पहले जो इजी है उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पहले पढ़ेगा। क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बोला गया है कि स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। यहां पर आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ फॉलोइंग इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। यानी ये कहने का मतलब है कि कितने ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके इमीडिएट तुरंत बाद जो है एक इवन नंबर आएगा। आपको यहाँ एक नंबर का सीरीज दिया हुआ है, तो आप यहां से पहले ये फाइंड करिए कि आपके पास यहाँ पर कितने प्राइम नंबर हैं, और उनके बाद फिर आप देखिएगा कि कौन ऐसा प्राइम नंबर है जिसके इमीडिएट तुरंत बाद इवन नंबर है। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से, यानी कि खुद से कटे, या फिर एक से कटे, यानी कि जो खुद से डिविजिबल हो और एक से डिविजिबल हो, ओवरऑल जिसके दो फैक्टर हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि क्या दो प्राइम नंबर है, बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि दो या तो दो से कटेगा, दो से डिविजिबल होगा, या तो फिर दो एक से डिविजिबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि दो के ओनली दो फैक्टर है, तो जिस नंबर के ओनली दो फैक्टर होते हैं वो नंबर प्राइम नंबर होता है। अब यहाँ फॉलो देखिएगा कौन कौन से प्राइम नंबर है। एक तो आपका दो प्राइम नंबर है, एक तीन प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, एक सेवन प्राइम नंबर है, एक फाइव है, एक सेवन है, फिर फाइव है, फिर सेवन है, फिर फाइव है। अब आपको यह देखना है कि किस प्राइम नंबर के तुरंत बाद इवन नंबर है। तो आप पाएंगे कि देखिए दो के बाद थ्री है, और थ्री इवन नंबर है नहीं, इवन यानी सम संख्या, जो नंबर दो से डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर होती है। तो आप ये पाएंगे कि दो के बाद जो है दो प्राइम नंबर है, इसके बाद तुरंत इवन नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए थ्री भी प्राइम नंबर है, क्या थ्री के बाद नाइन है इवन नंबर? बोलेंगे ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। एक है, अब यहां पर सॉरी एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, हमने यहां पर डैश मार्क कर दिया है। एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है ये भी थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि एक के ओनली वन फैक्टर है, वन के ओनली वन फैक्टर होते हैं, इसका कोई दूसरा फैक्टर होता ही नहीं है। अगर किसी नंबर के ओनली अगर एक फैक्टर है तो वो नंबर प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर का पहला कह सकते हैं बेसिक फार्मूला ये है कि उसके दो फैक्टर होने जरूरी हैं, ना तो दो से ज्यादा ना तो दो से कम। तो यहां पर एक प्राइम नंबर नहीं है, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे। अगला है सेवन, सेवन के बाद देखिए क्या नाइन प्राइम नंबर है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए फाइव है, फाइव के बाद फोर प्राइम नंबर है, तो यहां पर ये आपका एक पेयर बन गया। अगला देखिए आप सेवन के बाद थ्री है, तो नहीं, ये नहीं होगा। अगला देखिए फाइव के बाद सिक्स है, तो हाँ ये एक पेयर बन गया। फिर है देखिए सेवन के बाद सिक्स है, इवन नंबर, ये भी पेयर बन गया। और फिर फाइव के बाद सिक्स है, ये भी पेयर बन गया। तो आप पाएंगे कितना हो रहा है आपके पास, यहां पर एक, यहां पर दो, यहां पर तीन, यहां पर चार, यानी टोटल आपका चार यहां पर आंसर होने वाला है। फोर पेयर ऐसे बन रहे हैं जिनके इमीडिएट तुरंत बाद इवन नंबर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये साइलॉग का क्वेश्चन है। साइलॉग के क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता दूं, फिर क्वेश्चन पर चलूंगा, जिससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी साइलॉग के बारे में, फिर आप क्वेश्चन समझ पाएंगे अच्छे से। देखिएगा साइलॉग में तीन चार पांच स्टेटमेंट आते हैं, वैसे जनरली दो ही तीन पूछे जाते हैं जो मेन हैं। वैसे अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पर आप क्रॉस करेंगे तो वहां पर कई तरह के स्टेटमेंट बनते हैं। देखिए जो पहला स्टेटमेंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ऑल ए इज बी। आप कोई यहां पर ए देखिए, कोई स्पेसिफिक ऐसा चीज नहीं है कि ए ही आने वाला है, एक स्थान पर कोई नाम आ सकता है, किसी एनिमल का नाम, किसी और ऑब्जेक्ट का नाम आ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट जो पूछा जाता है वो ऑल से रिलेटेड है कि ऑल ए इज बी। दूसरा आता है सर, दूसरा आता है यहां पर कि सम ए इज बी, ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट आता है वो आता है कि नो ए इज बी, यानी कोई भी ए बी नहीं है। इसका हिंदी देखेंगे तो सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। दूसरा है यहां पर कि कुछ ए जो है, कुछ ए बी है।
तीसरा जो है कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ये 3 तरीके के जनरली आपके यहां पर स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, इनको ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। मैं यहां पर फिगर के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। जैसे लिखा है कि सभी ए बी है, इसका मतलब यह है कि जो पूरा का पूरा ए है वो बी के अंदर चला जाएगा। तो सर्कल से समझेंगे, देखिए ये पूरा ए का भाग है, ये पूरा ए का पार्ट है, ये पूरा ए बी के अंदर घुस जाएगा, यानी ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये बी का है। आप देख सकते हैं कि पूरा ए बी के अंदर है। अगला था सर कि सम ए इज बी। अब यहां पर सम ए का कुछ भाग बी होगा, पूरा नहीं कुछ भाग। तो अब यहां देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। देखिए ये पूरा ए का सर्कल हो गया, ए का कुछ हिस्सा मान लेते हैं, ये का ये हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये का ये वाला हिस्सा जो है बी है, यानी ए का और बी का कुछ हिस्सा कॉमन होगा जब सम का स्टेटमेंट आएगा। ध्यान रखिएगा कुछ ए बी है, यानी ए का कुछ हिस्सा बी होने वाला है। अगला देखिएगा लिखा है नो ए इज बी, यानी कोई ए बी नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा जब आएगा कि नो ए इज बी यानी कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा ए बी नहीं है, यानी कि ए और बी के बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो जब आप ऑल का रिलेशन बनाएंगे तो ये सर्कल दिखाएंगे, सम का रिलेशन बनाएंगे तो ये सर्कल दिखाएंगे, और जब नो का रिलेशन दिखाएंगे, कोई का रिलेशन नहीं दिखाएंगे, तो आप ए और बी में ऐसे क्रॉस बनाएंगे, फिर जाके आप स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। इसी को ध्यान में रखकर हम चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका था कि सर सम ब्राउन आर व्हाइट, कुछ भूरे जो हैं श्वेत हैं, सफेद हैं, यानी सम ब्राउन आर व्हाइट। देखिए ये आपका ब्राउन आ गया, सम ब्राउन, ब्राउन का कुछ हिस्सा व्हाइट है, और देखिए ये व्हाइट आ गया। तो ब्राउन और व्हाइट, ब्राउन का कुछ हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है ये व्हाइट है, तो आप यहां देख सकते हैं। अगला जो है ऑल व्हाइट आर ब्लैक, यानी पूरा का पूरा व्हाइट, पूरा का पूरा व्हाइट जो है ये ब्लैक होने वाला है, ब्लैक होने वाला है। तो क्या करेंगे, पूरा व्हाइट है, इस पूरे व्हाइट को ब्लैक के अंदर हम क्या करेंगे, इस पूरे व्हाइट को ब्लैक के अंदर डाल देंगे। ये देखिए ब्लैक आ गया, यानी बड़ा वाला सर्कल ब्लैक हो गया और ये वाला आपका व्हाइट हो गया, तो पूरा का पूरा व्हाइट ब्लैक के अंदर आ गया। अगला देखिए बोला है कि सम ब्लैक आर ब्लू। अब देखिए ब्लैक का भी कुछ पार्ट जो है ब्लू है, तो आप ये देखिए ये वाला ब्लैक है, इसका कुछ पार्ट जो है ये ब्लू है, तो यहां पर हम ब्लू लिख देते हैं पूरा, क्योंकि बी और बी अगर सिंगल लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा नक्शा बना है कि सम ब्राउन आर व्हाइट, ये ब्राउन है, इसका कुछ हिस्सा व्हाइट है, पूरा का पूरा व्हाइट ब्लैक है, और ब्लैक का कुछ हिस्सा जो है ब्लू है। अब यहां पर देखिए कंक्लूजन पढ़िए, बोला है कि नो ब्राउन इज ब्लू, कोई ब्राउन ब्लू नहीं है। मैंने पीछे आपको बताया कि जब कभी भी आपसे कहा जाए कि नो का स्टेटमेंट आए तो आपको ये देखनी है, नो में क्रॉस देखनी है। अगर क्रॉस नहीं है तो वो स्टेटमेंट सही नहीं होगा। जब तक क्रॉस नहीं आएगा आप स्टेटमेंट को सही नहीं मानेंगे। तो क्या यहां पर ऐसा आपको दिख रहा है कि जो ब्राउन और ब्लू है उनके बीच, ये आपका ब्राउन हो गया, ये आपका ब्राउन है, ये भूरा है, ये भूरा है और ब्लू है, क्या ब्राउन और ब्लू के बीच क्या ऐसे क्रॉस रिलेशन दिख रहा है? क्या बोलेंगे नहीं सर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सर ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला देखिए सम ब्राउन आर ब्लैक, यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं, सम ब्राउन आर ब्लैक, सम ब्राउन आर ब्लैक, ब्राउन आर ब्लैक। ठीक है, अब यहां देखिए ब्राउन जो है, कुछ ब्राउन जो है ब्लैक है, तो क्या ऐसा दिख रहा है? अब ये देखिए सर ये पूरा ब्राउन है, ये पूरा ब्राउन है, इसका देखिए थोड़ा सा पार्ट ये ब्राउन वाला, अगर मैं कलर चेंज करूं तो आप देखिएगा, ये देखिए ये थोड़ा सा पार्ट जो है ये ब्राउन का, ये ब्लैक, ये क्या है सर, ये ब्राउन है, कुछ यहां पर ब्लैक जो है ये ब्राउन है, तो आप देख पाएंगे कुछ ब्लैक ब्राउन है या फिर कुछ ब्राउन ब्लैक है। तो ये देखिए ब्लैक और ये ब्राउन, ये ब्लैक, तो ब्राउन का कुछ हिस्सा जो है ब्लैक में जा रहा है, तो आप यहां देख पाएंगे ये कॉमन बन रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ये स्टेटमेंट सही होगा। यानी कि जो आपका आंसर होने वाला है वो ओनली टू किस में है, तो यहां देखिए ओनली टू कंक्लूजन फॉलो, तो आप इसको मार्क करेंगे। यहां पर आप देख पाएंगे, फिर से मैं समझाता हूं, सम ब्राउन आर ब्लैक है, तो ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, ब्राउन का कुछ हिस्सा, ये व्हाइट वाला पार्ट जो है ब्लैक में जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। तो चलिए अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये है कि व्हाट विल बी द स्मॉलर एंगल बिटवीन, व्हाट विल बी स्मॉलर एंगल बिटवीन हार एंड मिनट्स एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम 5:20। अगर घड़ी में 5:20 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट के बीच क्या एंगल बनेगा, आपको ये बतानी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जब आपको हार यानी घंटे और मिनट के बीच अगर आपको एंगल पूछा जाता है, तो इसके लिए फार्मूला बनता है 11/2 m, 11/2 m - 30
h, जहां पर m का मतलब है सर मिनट, वेयर m इज मिनट एंड h इक्वल टू r। अब ये देखिए आपके जो क्वेश्चन में है वो यूज किया गया है 520, इसका मतलब ये है 5 जो है ये r है और ये 20 जो है ये मिनट है। अब यहां पर जो क्वेश्चन में यहां फार्मूले में है उसको पुट करिए, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो 11/2 ऐसे रहेगा, मिनट है आपका, मिनट क्या है सर 20 है, माइनस 30 फार्मूले का h यानी कि 5। सॉल्व करेंगे 2 से यहां पर 10 बार में, तो यहाँ 11 10 जा 110 माइनस 35 जा 150। आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ -40 आएगा। तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि -40 आ रहा है +40 आ रहा है, आपको डायरेक्ट चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, डायरेक्ट आपको आंसर पर टिक करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ आप देख पाएंगे 40 आया है, ये हमारा आंसर हो गया। आपको नेगेटिव पॉजिटिव पर नहीं जानी है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है, सबसे आसान क्वेश्चन है, बट इसमें वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ लेता हूं। क्या लिखा है सर, इन अ कोड लैंग्वेज elephant is written as FNHTMGUB. How will crocodile be written as in that language? अगर एलिफेंट को इस लैंग्वेज में कोड किया जाता है तो आपको क्रोकोडाइल को किस लैंग्वेज में कोड करेंगे? तो यहां पर ये देखिए आपका क्या है सर, एलिफेंट है, तो इस जो कोड है आप दोनों को लिख लीजिए। पहले एलिफेंट को लिखिए ELEPHANT, उसके बाद PHANT, उसके बाद आप जो कोड किया गया है उसको नीचे लिख लीजिए, बगल में लिख लीजिए। तो मैं नीचे लिखता हूं FNHTMGUB। अब यहां पर ये देखिए आप पाएंगे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे आप, तो यहां पर आपको कुछ चीज दिख रहा होगा। यहां पर देखिए E से F जाने पर आपका 1 प्लस हो रहा है, L से N जाने पर +2 हो रहा है, E से H जाने पर +3 हो रहा है, उसके बाद T से T जाने पर +4 हो रहा है, E से M जाने पर +5 हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं सीरीज हो रहा है 1 2 3 4 5। उसके बाद A से आप G जाएंगे तो +6 होगा, उसके बाद वैसे N से आप U पर जाएंगे तो +7 और T से आप B पर जाएंगे तो +8। तो आप देख पा रहे हैं सीरीज चल रही है। तो जो हमारा जितने नंबर हैं उतने हम क्रम में, जो नंबर जिस क्रम के बाद है उतना ऐड कर दे रहे हैं उस नंबर पर। जैसे आप देख पा रहे हैं T आखिरी पर है, 8वें पर है, तो मैं 8 ऐड कर रहा हूं। तो चलिए यहां पर आपको क्रोकोडाइल का पूछा है, क्रोकोडाइल का क्या होगा तो देखिएगा, क्रोकोडाइल CROCODILE। पहले देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी लास्ट वाले में 9 ऐड होगा। ई देखिए, ई में अगर 9 ऐड करेंगे, ई वैसे 5वें नंबर पर होता है, इसमें आप अगर 9 ऐड करेंगे यानी 5 में 9 ऐड करेंगे तो आएगा 14, और 14 प्लेस पर क्या होता है, एन होता है, यानी लास्ट में आपका एन होगा। जो भी ऑप्शन में आंसर होगा उसके लास्ट में एन तो होना ही चाहिए, अगर एन नहीं है तो वो ऑप्शन गलत है। तो देखिए किस किस ऑप्शन में एन नहीं है, तो देखिए पहले में नहीं है, लास्ट में एम है, ये गलत हो गया, यहां पर एम है, ये भी गलत हो गया। अब 2 में यहां पर आपका एन एन दिया है, यानी अब हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए पहले सर सी 1 पर है तो 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर 1 ऐड करेंगे डी आ जाएगा। आर में सर 2 ऐड करेंगे, यहां पर क्या आएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, आर में 2 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, 20 यानी कि टी। उसके बाद जो है देखिए ये ओ है, ओ यानी 15, 15 प्लस 3 ऐड करेंगे आएगा 18, 18 का मतलब आर। आगे देखिए सर सी में 4 ऐड करेंगे तो यहां आएगा सर जी। उसके बाद यहां पर ये ओ है, 5 ऐड करेंगे तो आएगा टी। क्या हम इतने ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, 2 ऑप्शन हमारा बचा है स्टार्ट के, क्या ये हमारे मैच कर रहे हैं, तो देखते हैं डी टी आर। उसके बाद डी टी आर तो तीनों में है, यहां पर दोनों ऑप्शन में। उसके बाद जी टी है, तो देखिए जी टी कहां है, इस वाले में है जी टी। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट या फिर स्टार्ट का चेक कर सकते हैं। तो ये आपका 4 आंसर रहा। अगला देखिए ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ये है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में भी थोड़ा बहुत हमको जानना पड़ेगा बेसिक, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ आएगी। है ब्लड रिलेशन, कैसा ब्लड रिलेशन आ सकता है आपके एग्जाम में, इजी डिफिकल्ट, वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टाइप में, बट आपको ये अगर बेसिक आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए समझते हैं। देखिए जब भी ब्लड रिलेशन में सेम जनरेशन की बात की जाएगी तो सिंगल एकदम एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन होगी वर्टिकल। जब एक जनरेशन की बात की जाएगी, जैसे कि मैं कह सकता हूं मेरे जो पिताजी हैं, तो पिता और मेरे के बीच में, यानी कि ये आई हो गया, मैं हो गया और ये मेरे फादर हो गए, तो इनके बीच एक लाइन का गैप होगा।
वहीं पिता हो या फिर माता हो तो इनके बीच एक जनरेशन का गैप है तो यहाँ पर 1 लाइन होगा। अगर 2 जनरेशन का गैप है, मेरे ग्रैंडफादर आ गए, यहाँ पर ग्रैंडफादर, मेरे और ग्रैंडफादर के बीच में 2 लाइन का गैप होगा, पहले फादर फिर ग्रैंडफादर, तो ये 2 लाइन आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, यानी कि अगर एक जनरेशन गैप है तो 1 लाइन, 2 जनरेशन गैप है तो 2 लाइन वर्टिकली। उसके बाद अगर सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन यानी कि, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सेम इक्विवेलेंट लेवल पर है, जैसे भाई बहन दोनों से एक ही जनरेशन के हैं, सेम के हैं, तो उनके बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, जैसे ये ब्रदर हो गए और ये सिस्टर हो गए, इनके बीच सेम। वैसे ही सेम ध्यान रखिएगा, अगर हस्बैंड और वाइफ है तो यहां पर आप क्या करिएगा कि डबल लाइन बना दीजिएगा, हस्बैंड और वाइफ, इनके बीच आप डबल बना दीजिएगा, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच आप स्पेसिफिक 2 लाइन बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशन बता रहा है। और यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर बॉय आएगा, मेल आएगा तो प्लस और फीमेल आएगा तो माइनस, ये आपका सारा है। सेम जनरेशन क्या होगा सर, हॉरिजॉन्टल 1 लाइन, हस्बैंड वाइफ होगा डबल लाइन, उसके बाद एक जनरेशन गैप होगा तो 1 वर्टिकली, 2 जनरेशन गैप होगा तो 2 वर्टिकली लाइन। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर लिखा है ए इज अ फादर ऑफ सी, यानी ए जो है सी का फादर है, एक जनरेशन का गैप है, ए फादर है सी का, यानी ए ऊपर फादर ऊपर रहेगा, जानते हैं पहले पिताजी उसके बाद बेटा, तो ये हो गया सर सी। ये देखिए फादर है यानी कि पिताजी है तो प्लस, हमने कहा मेल जो रहेगा तो वो प्लस। आगे जो कह रहा है आपसे कि सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी जो है डी का ब्रदर है, सी जो है डी का ब्रदर है, यानी सेम जनरेशन, भाई भाई है बहन है तो सेम जनरेशन के, तो ये डी, सी जो है डी का ब्रदर है तो यहां पर प्लस, हमने कहा सेम जनरेशन तो वर्टिकली लाइन, वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली लाइन। उसके बाद आगे लिखा है कि एफ इज मैरिड टू डी, एफ जो है डी से मैरिड है, ठीक है, तो एफ क्या है सर, डी से मैरिड है, हमने कहा जब मैरिज होगी हस्बैंड वाइफ होंगे तो डबल लाइन, तो यहां डबल लाइन बना देंगे। लेकिन यहां पर यह नहीं पता है कि डी मेल है या फिर डी फीमेल है, एफ मेल है या फिर एफ फीमेल है, यहां पर ये नहीं पता है, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे यहां पर क्वेश्चन में दिया होगा उसी से हम इसको रिलेट करेंगे, तो एफ इज मैरिड टू डी ये हमने बना दिया है। आगे लिखा है ई इज आंट ऑफ जी, अब देखिए यहां पर ई और जी का यूज ही नहीं हुआ है तो मैं यहां कुछ नहीं करूंगा। अब आगे लाइन देखिए, अगला है कि एफ इज ओनली सन ऑफ बी, एफ जो है बी का सन है, ओनली सन, यानी एफ जो है सन है, किसका सन है, बी का, यानी बी इसके फादर होंगे, बी इसके फादर होंगे। यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा बी फादर होंगे या मदर है हमें भी नहीं पता है, बस यहां लिखा है एफ जो है बी का सन है, बी मदर भी हो सकता है फादर भी हो सकता है, लेकिन एफ का जेंडर क्लियर हो गया कि एफ जो है प्लस है। अगर एफ सन है और ये इसकी डबल लाइन यहां पर है तो ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, क्योंकि ये हस्बैंड और ये वाइफ ये हस्बैंड। आगे देखिए, आगे लिखा है ई इज द सिस्टर ऑफ एफ, ई जो है एफ का सिस्टर है। अब यहां पर आगे देखिए ई एफ का सिस्टर है तो ये एफ है, इसका सिस्टर जो है इसकी सिस्टर ई है, तो यहां पर ये ई हो गया माइनस में, क्योंकि सिस्टर है तो माइनस में। आगे लिखा है कि हाउ ए इज रिलेटेड टू जी, लेकिन एक लाइन हमने यहां स्किप की थी, ई इज द आंट ऑफ जी, लेकिन हिंदी में ध्यान रखिए आंट, इंग्लिश में तो आंट का मतलब चाची बुआ सब कुछ होता है, हिंदी में आप पाएंगे यहां पर लिखा है कि ई जो है एफ की, ई जो है बुआ है जी की बुआ ई है, बुआ यानी कि, अब यहां पर ये ध्यान रखिए ई इसकी, ई की बुआ है, ई बुआ है जी की, सॉरी ई जो है बुआ है वो जी की, तो अब ई जो है ये जी की बुआ है, जी की बुआ है, इसका मतलब जो है जी जो है ये एफ का जो है सन होगा, डॉटर होगा, जो कुछ भी होगा, क्योंकि तभी ये पिताजी की बहन बुआ जी, आप डायरेक्ट तो रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन पिताजी से रिलेशन पाएंगे तब बुआ जी के साथ आसानी जा सकते हैं। तो अब यहां पर आपसे क्या पूछा है, ए का जी से क्या रिश्ता है, यानी हाउ इज द रिलेटेड टू, ए इज रिलेटेड टू जी, ए किससे रिलेटेड, ए का जी से क्या रिलेशन है ये बतानी है, ए का जी से क्या रिश्ता है। अब यहां पर हिंदी वाले ध्यान रखेंगे जी से, और यहां पर टू, यानी जी क्या बोलेगा ए को, जी क्या बोलेगा ए को। अब ये देखिए ये पिताजी, ये ठीक है, अब माता जी की भाई क्या होते हैं, मामा, अब ये मामा के पिताजी नाना, तो यहां पर ए का जी से, यानी जी क्या बोलेगा ए को, ये बोलेगा नाना, यानी कि ग्रैंड मैटरनल ग्रैंडफादर, ये आपका 2 ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका कह सकते हैं कि सादृश्यता से, एनालॉजी से इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनाए सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर लिखा है कि इन द फॉलोइंग एनालॉजी विच ऑप्शन कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, कौन सा ऑप्शन यहां पर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सकता है।
इसको कोड किया गया 23 से, इसको किससे कोड किया जाएगा? तो ये देखिए जो आपका यहां पर कोडिंग है, जब आप इनके प्लेस को, जैसे x जो है अल्फाबेट में 24 नंबर पर आता है, m जो है आपका कितने नंबर पर आता है? m जो है 30 नंबर पर आता है, o जो है ये 15 नंबर पर आता है, उसके बाद जो है p जो है ये 16 नंबर पर आता है। तो आप यहां पर पाएंगे कि इनको हम एक बार ऐड करें, इनको हम एक बार ऐड करें, उसके बाद जब आप 3 से डिवाइड करेगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक भी है, एनटीए की ये अपनी कह सकते हैं करतूत है, या फिर उसकी बड़ाई कर लें, हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक वो करते हैं। मे बी इसको रॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया गया होगा, बिकॉज इसमें जो लॉजिक बन रही है यहाँ पर 23 तो सही है, लेकिन ऐड करने पर थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे, देखिए 4 3 7 7 5 कितना होगा 12, और 12 6 18, 1 आगे कैरी, 2 1 3 1 4 और 1 5 1 6। देखिए यहाँ पर 68 आया है, लेकिन यहां पर ये 68 का रिलेशन 23 से कैसे है, इसको मैं बताता हूं अगले वाले को सॉल्व करने के बाद। अगला है V है, T है, N है, G है। देखिए V है 22, T है 20, N है 14 और G है 7। अगर आपका इसका प्लेस नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं सिंपली A से Z तक, उसका आप नंबरिंग कर सकते हैं सीरियल से। तो आप इसको ऐड करेंगे यहां पर, तो कितना आएगा 4 और 2 आएगा 6 और 6 और 7 कितना आएगा 13, कैरी 1। उसके बाद 2 और 2 4 और 1 5, 5 1 6, यहां पर 63 बन रहा है। अगर इस 63 में 3 से आप डिवाइड करिए तो कितना रहा है 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 21 आ रहा है। आप बोलेंगे सर कैसे आपने डिवाइड कर दिया इसको? इसलिए हमने डिवाइड कर दिया कि यहां पर एनटीए की जो थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर कोई नंबर चेंज करके एक नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा कर लेता है। जैसे मैं m की जगह थोड़ा n कर दूं, यहां पर n कर दूं, यहां पर n कर दूं, n हो जाएगा 14। अब आप टोटल ऐड करेंगे तो आएगा 69। अब 69 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, एक सेकंड सॉरी, यहां पर 69 है, अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 तब आ रहा है। यानी एक की यहां पर इन्होंने कमी की थी, जो कि यही लॉजिक लग रहा है क्वेश्चन में। तो इसका अगर रिलेशन इससे है तो इसका जो रिलेशन होगा किससे होगा, ये 21 होगा। यानी टोटल इनके नंबर को ऐड करके उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये है आपका कैलेंडर से। देखिए कैलेंडर में थोड़ा बहुत आपको लॉजिक जाननी होती है, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड जाननी होती है। वैसे कैलेंडर से अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 24 में जो पूछा गया ये इजी है, 23 में क्वेश्चन डाला गया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट के साइड है। वैसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपने लॉजिक सीख रखी है तो। बोला गया है क्वेश्चन में कि उमास बर्थडे वाज ऑन 11 अक्टूबर, यानी उमा की जो बर्थडे थी वो 11 अक्टूबर 2003 को थी। विच वाज अ सैटरडे, जो कि शनिवार था। कब था भाई? 11 अक्टूबर 2003 को कौन सा डे था? सैटरडे। आगे पूछा है कि इफ हर हस्बैंड्स बर्थडे वाज ऑन 16th दिसंबर 2003, विच ऑन डे वुड इट फेल। यानी कि कह सकते हैं कि अगर उनके हस्बैंड की जो बर्थडे थी वो 16 दिसंबर 2003 को थी, तो बताइए कि किस दिन उनका बर्थडे था, किस दिन था। तो हमको दिन बतानी है। ये कब है सर? 16 अक्टूबर 2003 को है। देखिए इसमें वैसे तो लॉजिक लगने के बहुत ढेर सारे हैं, इनके पीछे बैकग्राउंड भी जाननी होती है, बट आपको ये ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसा आए ऊपर में दिया हो, ऊपर में आपको डेट यहाँ पर डे दिया हो, नीचे का डे दिया बतानी हो, और यहाँ पर ये जो ईयर है ये सेम रहे तो हम ईयर को कैंसिल कर देते हैं। ध्यान रखिए जब सेम रहे तब, अगर सेम नहीं रहेगा तो इसके लिए अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए सर 11 अक्टूबर से आपको यहाँ पर 16 दिसंबर जानी है। यहाँ पर थोड़ा दिसंबर बना लीजिएगा, DEC 16 दिसंबर तक जानी है। तो अब देखिए 11 अक्टूबर, अब यहां पर ये ध्यान रखिए, या तो आप 7 ऐड करके चले जाइए, 7 ऐड करिए, 11 से 7 में ऐड करेंगे 18 आएगा, क्योंकि 7 डे बाद डे रिपीट होता है। तो आप 7 ऐड करेंगे, 18 अक्टूबर को सैटरडे होगा, फिर 7 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप। देखिए 11 अक्टूबर हो चुका है, अब हमारे पास जो बचा है इसमें कितने दिन बचे हैं? अक्टूबर 31 का होता है, इसमें जो बचे हैं 20 डे बचे हैं, तो यहाँ रिमेनिंग डे ये हो गया। अगला सर अक्टूबर के बाद आता है नवंबर कितने का होता है? 30 का होता है, इसको आप 30 ऐसे लिख दीजिए। अगला है दिसंबर में 16 दिसंबर तक जानी है, आगे नहीं जानी है, 16 दिसंबर तक जानी है। तो दिसंबर में जो आपका है ये 16, यानी 16 दिनों तक आपको काउंट करनी है।
अब यहां पर ये करेंगे कि हम इनमें सभी 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि 7 दिन बाद सब कुछ रिपीट होता है। आज मैं पूछूं कि 1 तारीख को जो है 1 तारीख को अगर सैटरडे है तो आप ये बताओ 7 डे बाद क्या होगा? 7 डे बाद भी सैटरडे होगा, यानी 8 को जो है वो भी सैटरडे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 7 दिन बाद रिपीट होता है, तो आप इस 7 को काट सकते हो, कोई मतलब नहीं है। यानी इसमें जितने 7 है मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो 7 को डिवाइड करूंगा तो यहां बचेगा 7 2 जा 14, 6 बच जाएगा। तो रिमेनिंग डे हम लिख लेंगे। यहां भी 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, ये 2 बच जाएगा, रिमेनिंग डे लिख लेंगे। फिर यहाँ 7 आएगा और यहाँ पर भी 7 से डिवाइड करेंगे 2। अब देखिए 2 2 2 टोटल 6, 2 8 और 2 10, यानी टोटल 10 डे आपके बचे हैं। अब फिर 7 से डिवाइड कर लिए, क्योंकि 7 डे बाद फिर रिपीट होगा। तो अगर आप फिर 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो अब 3 डे आया है, यानी कि सैटरडे से 3 दिन आपको आगे जानी है, 3 डे आपको आगे जानी है। तो सैटरडे, उसके बाद अगला है संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, यानी इनका जो बर्थडे होगा वो होगा ट्यूसडे को। ट्यूसडे को होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कह सकते हैं ये सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। सीरीज में भी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन यहां पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इन्होंने पूछी है। देखिए यहां पर ये लिखा है कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये जो क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा अगर आप सीरीज को फॉलो करते हैं तो। अब यहां पर ये पाएंगे आप कि सर v से हम 8 r गए तो कितना -4 हुआ, ये 22 पर, ये 18 पर आता है -4। फिर आप यहां जाएंगे फिर -4 हो रहा है, r से n पर -4, फिर n से j पर जाएंगे -4, यानी -4 चल रहा है। इसका मतलब j से फिर -4 करेंगे तो j है 10 पर, -4 करेंगे आपका आएगा 6 यानी कि f, यानी स्टार्ट में यहां पर f आना चाहिए, स्टार्ट f से होगा। तो हमारे 2 ऑप्शन कट गए, जो e से स्टार्ट है, अब हमारे 2 ऑप्शन बचे हैं। आगे देखिए सर u से q है, कितना हो रहा है माइनस, फिर -4 हो रहा है, फिर यहां पर -4 हो रहा है, q से m जाएंगे फिर -4, m से i जाएंगे फिर -4, फिर i से, अब यहां देखिए i से फिर आपको -4 करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज चल रही है -4 की। तो i से आप -4 करेंगे, i आता है 9 पर, 9 में से -4 आएंगे 5 का मतलब सर होता है e, यानी f के बाद तो e आएगा। अब यहां पाएंगे दोनों ऑप्शन में e है, अगर यहां पर चेंज होता तो मैं ऑप्शन टिक कर देता। आपका नंबर देखना है, 1 से आया है 2, 2 से आया है 4, 4 से आया है 6। आप पाएंगे कि पहले +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर अगर आप +2 कर लेते हैं तो यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पर ये आंसर होगा। लेकिन आप फिर +4 कर लेते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, ब्लैंक है, फिर 12 है। तो आप अगर यहां पर देखेंगे +1, फिर +2, फिर +2, अगर आप फिर +2 कर लेते हैं तो यहां पर आपका 8 आ जाता है। लेकिन ऑप्शन आप पाएंगे कि यहाँ 10 भी है। एक बार 10 रख के आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको 6 से 10 जाने में आपको +4 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको +4 करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर +2 करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो 10 वाला है ये सही नहीं होगा। ये 2 का सीरीज इन्होंने फॉलो कर रखी है, 2 का फॉलो कर रखी है, इसलिए अगला नंबर भी 8 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही होगा। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन रहा। एक बार कोर्स के बारे में फिर कि हमारा जो कोर्स है उसमें 30% की डिस्काउंट चल रही है पहले 50 स्टूडेंट के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 80 डिग्री सेल्सियस का मान होता है। 80 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है? यहाँ पे 2 चीजें आपके ध्यान देनी होती हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। केल्विन, फ़ारेनहाइट क्या होता है, ठीक है, सेल्सियस क्या होता है और केल्विन क्या होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर, मतलब एफ वाले पैमाने पर 80 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है। 80 डिग्री सेल्सियस 192 डिग्री फ़ारेनहाइट, 165 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको यहां पर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का फार्मूला याद होना जरूरी है। अगर नहीं याद है तो आप रट लेंगे, लेकिन कब तक रटेंगे? ये रटने का जो सिलसिला होता है ये बहुत समय तक आपके पास नहीं चलने वाला है। तो इसलिए आपको जो है इस चीज को ध्यान देना है कि आप फार्मूला याद कर लें। ठीक है, फार्मूला जो है आप इसको याद कर लें। ये जब आप याद कर लेंगे तो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को निकाल पाना। तो फार्मूला आपको याद करना है। अच्छा, दूसरी चीज, अब इस क्वेश्चन को देख के आपको ये ध्यान देना है कि फ़ारेनहाइट,
केल्विन और सेल्सियस, इस पैमाने पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो फार्मूले को याद कर लेना है और फार्मूले को याद करके इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है हमको सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए जो हम लोग का टेम्परेचर होता है, कहते हैं ना कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लोग किसमें नापते हैं, उसको जो है हम देखते हैं कि आज 50 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, आज 50 डिग्री है, हालांकि 50 डिग्री नहीं होता, 46 है, 48 है, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। अच्छा, तो वो डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर उसी हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो क्या कहते हैं, ये जो है कितने फ़ारेनहाइट पे है, तो उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में करते हैं। अगर उसकी पैमाने को हम लोग चेंज करेंगे, मतलब उस पैमाने को हम लोग अगर बदलेंगे तो उसको हम लोग किस पे बदल सकते हैं, सेल्सियस पे। तो इसका जो सबसे सटीक जवाब होगा 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। 176 मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना होता है, 332 पहले होता है, ठीक है, 332 332, ठीक है। तो आपको केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के फार्मूले को याद होना चाहिए। अगर इस फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। इस फार्मूले को आप लिख लेंगे कि फ़ारेनहाइट -1.8 इंटू 32, इस फार्मूले के माध्यम से आप अगर फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान पूछेगा तो आप बहुत ही अच्छे से इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, या फाल्के लिखा हुआ आधा रहेगा यहाँ पे, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। अब देखिए पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू कब हुआ, उसके बाद ये प्राप्त किसको हुआ और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये तीनों चीज अगर आप जान लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। देखिए पहला है देविका रानी, दूसरा है अशोक कुमार, दिलीप कुमार और नरगिस। अब देखिए ये फिल्म इंडस्ट्री के अगर नाम की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है तो फिल्म इंडस्ट्री का दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, बहुत अच्छा पुरस्कार है फिल्म को बढ़ावा देने के लिए और फिल्म के क्षेत्र, फिल्म के जगत में अच्छे काम करने वाले और फिल्म की अच्छी भूमिका अपना निभाने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पुरस्कार 1969 में दिया गया था, सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। किसे दिया गया था स्टूडेंट्स, देविका रानी को दिया गया था, है। तो ये आप ईयर याद कर लेंगे, फिल्म जगत में दिया जाता है, इसको आप ध्यान देंगे। अच्छी भूमिका निभाने वाले, किसी की फिल्म की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और 1969 में इसका स्टार्ट हुआ था ये चीज, तो देविका रानी को दिया गया था। तो अब यहां से इससे अलावा कुछ नहीं बन सकता, किस जगत में दिया जाता है, कब दिया जाता है और किसे दिया जाता है, तो ये बात आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। 1969 जो है आप इसको याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसने 2023 का नोबल शांति पुरस्कार जीता। देखिए अब नोबल पुरस्कार क्या होता है, अब यहां पर पुरस्कार की बात आती है, किसकी बात आती है, पुरस्कार की बात आई। तो पुरस्कार में आपको जितने भी पुरस्कार होते हैं, जैसे सबसे सर्वोच्च पुरस्कार अगर बात करेंगे तो भारत रत्न है, ठीक है। तो अब भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया ये ध्यान दे देंगे, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है इसको ध्यान देंगे, किस क्षेत्र में दिया जाएगा, किस क्षेत्र में दिया जाएगा, सर्वप्रथम किसे दिया गया और वर्तमान में किसे दिया गया है, मतलब हाल ही में, उस साल या उसके 2-4 साल पहले किसे दिया गया। तो यहां पर देखिए 2024 में एग्जाम हुआ है तो 23 का पूछा था कि 2023 में किसे दिया, कौन जीता या किसे दिया गया, भाई जो जीतेगा उसी को दिया जाएगा। तो यहां पर जो है नरगिस मोहम्मदी जी को जो है नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। इसके पहले भारत रत्न जो है वो शायद कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, ठीक है। तो भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, इस 3 चीज को आप अगर ध्यान देंगे तो जो ऊपर के क्रम के जितने भी पुरस्कार होते हैं, मतलब सर्वोच्च पहला, सर्वोच्च दूसरा, सर्वोच्च तीसरा, ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगी। किस क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। हालांकि भारत रत्न जो होता है यह पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, अच्छे व्यक्तित्व के लिए, ठीक है, और अच्छे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, भारत की उच्च शैली के नाम के लिए। जैसे मान लीजिए अभी सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया तो मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले, तो इन सब चीजों का आप ध्यान देंगे
तो इसका जो जवाब होगा नोबेल का शांति पुरस्कार। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जब मैं अपना क्लास लेके आऊंगा, जब मैं अपना ऐप पे बच्चों के लिए पेड कोर्स वाले क्लास लेके आऊंगा, तो मैं एक एक चीज को आपको, जैसे मैंने शांति पुरस्कार स्टार्ट किया तो उस पुरस्कार में सबसे उच्च पुरस्कार, उसके बाद सेकंड पुरस्कार, थर्ड पुरस्कार किसको दिया गया, कब दिया गया, किस क्षेत्र में, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब इस क्वेश्चन को बताने का मकसद हमारा ये हुआ कि यहां से पुरस्कार से क्वेश्चन बनता है, तो पुरस्कार टॉपिक को आप एकदम जो है तोड़ मरोड़ निचोड़ के उसको जो है तैयार कर लेंगे अच्छे से, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है संविधान के। ये देखिए क्वेश्चन जो है, अब इसमें से एक क्वेश्चन नहीं है, ये यहां से 4 क्वेश्चन बन जाता है और आपके पॉलिटी से बहुत बेसिक चीजें आपकी यहां से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबॉलिश अनटचेबिलिटी, मतलब कि छुआछूत जो कहते हैं कि अरे तुम निचले कास्ट के हो, हम तुम्हारा छुआ पानी नहीं पिएंगे, तुम मेरे घर मत आना, तुम ऊंचे दरवाजे पे मत बैठना, तुम ऊंचे कुर्सी पे मत बैठना, मैं नीचे नहीं बैठूंगा, उसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। मेन मतलब होता है छुआछूत। बैठने उठने के भी लोग मानसिकता को मानते हैं, लेकिन मेन जो होता है इसका होता है छुआछूत। तो संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? आर्टिकल 17, 19, 21, 24। देखिए, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि पहले तो जो है हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये जो 6 चीजें हैं इनको आपको पता होना चाहिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 14 से 21 में दिया गया है, हमको स्वतंत्र रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, आने का, जाने का पूरा अधिकार है। तो उसी 14 से 21 में इसका भी बात किया गया। किसी समानता में 14 से 21 वाले में इसी में जो है 17 भी आता है। तो इसका जो सही जवाब होगा आर्टिकल 17 होगा। अनुच्छेद 17 में 14 से 21 की देखिए बात की गई, 25 दिया गया तो समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। तो 14 से 21 के बीच में जो समानता का अधिकार है, हमको समान रूप से उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, अगर हम वयस्क हैं तो, वयस्क नहीं है तब भी हमको सबको समान मिलता है। ये बात नहीं कि हमको सांस लेने का अधिकार नहीं है, आप हमें रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमको भी जो है ऑक्सीजन लेने का अधिकार है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का अधिकार है। तो उसी के बीच में ये 17 की बात होती है, इसमें हम लोग अनटचेबिलिटी छुआछूत की बात करते हैं। तो आर्टिकल 17 इज ए राइट आंसर, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन और इस टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, कैसे सर बोलेंगे सर कहां से पढ़ ले, नहीं, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है और फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल रहती है। तो फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप हमारे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, अभी हम लोग अपलोड नहीं किए हैं। इन चीज को आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट में आता है। ये किस में आएगा? इंपॉर्टेंट में, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद फाल्क स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी कौन से 2 देशों को अलग करती है? देखिए, अब यहाँ पे एक दिमाग है कि फाल्क स्टेट की अगर आप बात करेंगे तो बहुत कम बुक में दिया रहता है, मन्नार की खाड़ी सभी जगह दिया हुआ है। गूगल पे भी सर्च करेंगे अगर आप, या कहीं बुक पे देखेंगे, ऑथेंटिक बहुत मतलब कह सकते हैं जो बहुत डिटेल्ड वाली बुक होती है, वहां पे तो फाल्क स्टेट दिया होगा, लेकिन मन्नार की खाड़ी सभी जगह दिया होता है। तो आप देखिए क्वेश्चन को, जैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप कैसे जो है हीट एंड ट्रायल मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे फाल्क स्टेट और मन्नार की खाड़ी होता है, तो सब बच्चों को पता है कि मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है, 2 देशों को अलग करती है। कहां से अलग करती है? इसको हम लोग जलडरुमध्य भी कहते हैं, जल का विभाजन भी ये करती है, ठीक है। बता दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, जलडरुमध्य मैं लिख दे रहा हूं। जल का विभाजन जो होती है ये 2 देशों के बीच भी यही खाड़ी करती है। तो सबसे सही जवाब तो पहले भारत और श्रीलंका हो गया। अब आप सोचेंगे सर ये मन्नार की खाड़ी करती है, लेकिन ये फाल्क स्टेट और मन्नार की खाड़ी दोनों भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जलडरुमध्य मतलब जल के विभाजन को भी यही दोनों अलग करती है। तो सबसे सही जवाब होगा भारत और श्रीलंका, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है सबसे जरूरी, कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगती है,
ये आपको ध्यान देना है। जैसे भारत के पड़ोसी देश क्या हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब देखिए सब छोटी छोटी चीज को मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनेंगे, बनने की संभावना होगी, तो आपको इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार देश, बांग्लादेश, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। और बांग्लादेश से जो है भारत की सीमा ज्यादा लगती है। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लगती है, कितना लगती है, लगभग 3300 कुछ मीटर लगती है, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को डिटेल इसीलिए बता रहा हूं, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, तो ये भारत के पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका जो है पहाड़ के स्टेट ऑफ मन्नार अखाड़ी इन दो देशों को अलग करती है। इनको हम लोग जलडरू मध्य भी कहते हैं, मतलब जल का विभाजन भी ये दो देश के बीच में होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से होते हैं, किस स्टेट से, मतलब किस देश से, किस कंट्री से भारत सबसे ज्यादा अपना सीमा साझा करती है, ये यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल होती है। अच्छा, अब विच सिटी वाज द होस्ट ऑफ द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? मतलब देखिए 24 में पेपर हुआ था, तो 23 के करंट अफेयर्स को पूछ रहा है। मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो रहा है, क्लियर कट एकदम, मतलब एकदम साफ साफ हो रहा है कि आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ना है। 1 ईयर का, तो 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको हम अगर एक एक दिन पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप भूलने की भी पर आपकी प्रबल संभावना रहेगी। तो मैंने आज ये डिसाइड किया है, जैसा भी इंप्लीमेंट करेंगे आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैं इन्फॉर्म भी कर दूंगा। मैं आप लोगों का अगले हफ्ते से, या हो सकता है इसी हफ्ते से, मैं वीकली करंट अफेयर्स आपको दूंगा। आप देखिए, आपको पीएचडी करवाना नहीं है मुझे, आपको केवल कंपटीशन तोड़ के आपको अपने एनसीटी बीएड की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजना है, तो मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स दूंगा। ये आप अनाउंस ही मान के चलिए, वीकली करंट अफेयर्स दूंगा। केवल देखिए, अब एक क्वेश्चन 4 नंबर होता है, मामूली बात नहीं है, ये आसान मत समझिए। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि देखिए 24 के पेपर हुआ जून में, जी 24 का पेपर हुआ जून में। अब पूछा कहां से है, पूछा है 23 के अगस्त से 2023 के, मतलब कहीं ना कहीं साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो मैं आपको इस बात को नोट करके पूरा, अपने जितने भी आपका सोशल मीडिया होगा वहां पूरा फैला दीजिएगा कि प्रिस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक शनिवार को आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलेगा। उस वीकली करंट अफेयर्स को हम इस मकसद से तैयार करेंगे कि आपके जो जीके जीएस करंट अफेयर्स में जो यहां से क्वेश्चन बन रहे हो उसको तैयार करें। अच्छा, उसके बाद अगर आप इंटर के बाद कहीं वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए सीधा रामबाण साबित होगा ये हमारा करंट अफेयर्स। तो हम वीकली करंट अफेयर्स प्रत्येक शनिवार को सुबह हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, या हो सकता है लाइव भी आए, मिलेगा। कोशिश करेंगे कि लाइव आए, लाइव। अच्छा, आप कमेंट करके अगर हमको बताएंगे कि सर लाइव आइए या रिकॉर्डेड आइए, तो उस हिसाब से इसकी प्लानिंग बनेगी। और इस आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इस हमारे वीडियो पे एकदम इतना ज्यादा इसको जो है शेयर कर दीजिए कि हम जो है, देखिए सबसे बड़ी चीज मोटिवेशन होती है। फ्री में आपको पूरा करंट अफेयर्स वीकली का मैं दूंगा, एकदम ऑथेंटिक दूंगा। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन प्रूफ भी दूंगा। आज ही मैं कह दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप। जो मैं आपको करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के साथ दूंगा बच्चों, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मददगार साबित होगा। एक एक क्वेश्चन टच में करवा दिया तो कहना, इसलिए मैं वीकली दे रहा हूं। अगर डेली दूंगा तो आपके लिए बहुत, क्वेश्चन तो उतना ही होगा लेकिन आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि सर 2-4 क्वेश्चन के लिए आप बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, उतना आपके लिए जरूरी नहीं है। हालांकि स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर एग्जाम के लिए, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। तो दक्षिण एशियाई यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का मेजबान शहर कौन सा किया? अच्छा, ये शहर है कहां? देखिए भुवनेश्वर, देखिए अब कोलकाता शहर पूछ लिया, भाई कोलकाता शहर तो कोई है नहीं, वहां पर उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, वो तो शहर होगा। ये ईटानगर, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये 2023 के एशियाई यूथ टेबल टेनिस का आयोजन किया था। अब यहां से एक चीज ध्यान में रखना है कि जितने भी 28 स्टेट है वो और उनकी कैपिटल को भी ध्यान दे देना है। यहां पे आपको एक चीज देखिए, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, स्टेट एंड कैपिटल, स्टेट एंड कैपिटल, ये आपको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। और कौन से स्टेट के कौन से कैपिटल के कैपिटल में, मतलब किसी स्टेट के किस कैपिटल के किस डिस्ट्रिक्ट में कोई नया गेम हुआ या कोई नई घटना घटित हुई, इसका जो है आपको ध्यान देना है। कि देखिए यहाँ पर ईटानगर में जो है एशियाई यूथ टेबल टेनिस 2023 का आयोजन किया गया था, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है?
अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है, कोलकाता कोलकाता ही है, गुवाहाटी असम में पड़ता है, ठीक है, आसाम में पड़ता है। तो ये पूरे क्वेश्चन को मैंने पोस्टमार्टम कर दिया और वीकली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा इस यूट्यूब पे, इस वीडियो पे। हमको अच्छा सा अच्छा व्यू चाहिए, आप इसको बहुत अच्छे से सभी जगह पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए। मैं आपको जीके जीएस में महारथी बना के छोड़ूंगा, आप एग्जाम तक आप एग्जाम भी निकालेंगे अपना ये, और आप कंपटीशन के लेवल भी आपके बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। यहाँ पे निम्नलिखित महासागरों में से किस समुद्र का आकार अंग्रेजी के यस वर्ण यस जैसा है? ऐसा है, प्रशांत महासागर एकदम पैसिफिक ओशियन है, इसका बिल्कुल नहीं है। आर्कटिक जो है ये महासागर जो है यस आकार का नहीं, बल्कि इसे ये आप इसको अनशेप अमीबा टाइप का कह सकते हैं, इसका शेप यस आकार का नहीं है। दक्षिणी महासागर का शेप है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हिट करके, मतलब हिट करने का सेंस थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो सीधा सा आंसर निकल जाएगा अटलांटिक महासागर। जो अटलांटिक ओशियन है इसका जो शेप है ये एस आकार का है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए आपको जरूरी ये होगा कि भाई पढ़े रहे कहीं पे। अब वहां पर ये तो पता नहीं होगा कि सर ऐसा आकार, देखिए ये मतलब एकदम ब्रॉड लेवल हो गया कहने को। तो लोग मतलब ये क्वेश्चन जो है, अगर क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो ये इजी टू एवरेज नहीं हुआ, ये क्वेश्चन एवरेज टू डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच गया। क्योंकि अब यस आकार का कौन सा महासागर है ये सबको याद होना बहुत पॉसिबल नहीं है कि आप उसको याद कर लेंगे। शायद महासागरों को जब पढ़ेंगे तो वहां पे जब अटलांटिक महासागर की आप बात करेंगे तो अच्छा यहाँ पर महाद्वीप महासागर सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, किस कंट्री में है, ये आपको ध्यान देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर जो होगा इसका सबसे सटीक और सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन भी देखिए करंट अफेयर से है, पुराना है, 1969 का पूछ लिया है। लेकिन ये अभी जो है जब प्रधानमंत्री पीएम की बहुत सारी स्कीम जो चलती हैं, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, बहुत सारा अभियान चलता है, तो वहां पे इन सब चीजों को टीचर आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा ही देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये देखिए, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूँ आपके अच्छा लगने के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनएसएस का मतलब होता है नेशनल सर्विस स्कीम। अब आपको एनएसएस पहले याद करना है, एनएसएस का मतलब होता है नेशनल सर्विस स्कीम। अब एनएसएस के बाद आता है एनसीसी, नेशनल क्रेडिट कोर। क्या होता है एनएसएस के बाद? क्या होता है एनसीसी। एनसीसी का मतलब होता है नेशनल क्रेडिट कोर। क्या होता है एनसीसी का मतलब होता है, इसको नोट कर लेंगे, नेशनल क्रेडिट कैडर भी बोलते हैं आप, कैडर ही करिए, कोर नहीं, नेशनल क्रेडिट कैडर या कोर भी कहीं कहीं लिखा होता है, कैडर ही बोलते हैं। तो एनसीसी जो होते हैं, इंटरमीडिएट के बाद जब लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं तो एनसीसी दिखते हैं, उनको अपने के लिए एक सशक्तिकरण बनाता है। एक तरह से कह लीजिए उनका जो वर्क होता है वो समाज के हित के लिए, जैसे हमारे पुलिस होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, और पीआरओ होते हैं, पीआरडी होते हैं, और वो होमगार्ड होते हैं। तो उसी प्रकार की लोग भूमिका निभाते हैं और इनका बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व, बहुत अच्छा कार्यशैली होता है एनसीसी लोगों का। तो यहाँ पर एनएसएस की बात कर रहा है, नेशनल सर्विस स्कीम। अब एनएसएस जो होता है, एनएसएस का देखिए एक स्कीम थीम होता है, इनका मेन मतलब होता है कि जाके गांवों में, शहरों में जाके जागरूकता फैलाना, लोगों को किसी कार्य के लिए जो है उत्साहित करना, बढ़ावा देना, उनको जागरूक करना, स्वच्छता के विषय में, सफाई के विषय में, सरकार की योजनाओं के विषय में, बहुत सारी चीजों को ध्यान देने के वाले कार्य जो करते हैं वो एनएसएस करते हैं, बच्चे ही करते हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में। Introduced in 1979 with the objective of developing the personality and character of youth through voluntary community service. Its motto is, मतलब स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व को विकसित करने के उद्देश्य से 1969 में प्रारंभ किए गए एनएसएस का राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? नॉट मी बट यू, कैंपस एंड कम्युनिटी, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, नॉट मी बट यू। तो देखिए इसका है कि नॉट मी, मैं ही नहीं स्वच्छ होऊंगा, मैं ही नहीं साफ होऊंगा, मैं ही नहीं जागरूक होऊंगा, बट यू, आप भी होंगे। मतलब
एनएसएस के जो 1969 में ये अभियान चलाया गया था। इसका आदर्श वाक्य मतलब इसका जो मेन मोटो था, थीम था, पर्पज था, इसका मेन उद्देश्य था वो था कि नॉट मी बट यू, मतलब मैं ही नहीं इससे लाभान्वित होऊंगा बल्कि आप भी इससे लाभान्वित होंगे और ये आपके लिए भी है। अब यहाँ पर नॉट मी बट यू आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। नॉट मी मतलब मैं नहीं, बट यू मतलब बल्कि आप भी, तो इसका यही थीम था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द एशियाटिक लायन फाउंड, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर उद्यान रहेगा, किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं। मतलब एशियाई शेर जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे नस्ल वाले शेर पाए जाते हैं, अच्छे नस्ल किस्म के शेर होते हैं। वो कहां पे पाए जाते हैं? रणथंभौर, काजीरंगा, पेरियार और गिर। अब यहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो किस स्टेट में है, देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, वो किस स्टेट में है, किस स्टेट में है। ज्यादातर की बात करेंगे तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, उसके बाद आपका उड़ीसा आता है, ठीक है, उड़ीसा आता है, उसके बाद आपका आसाम आता है। तो इन कंट्रीज के इन स्टेट के मेनली जितने भी मेनली नेशनल पार्क है उनको याद कर लेंगे। और यहाँ पे कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए गिर में बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर की बात करते हैं, तो ये मेनली जो होता है ज्यादातर गिर नेशनल पार्क में पाता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में जो है ये एशियाई शेर पाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन सबसे ज्यादा की अगर बात करेंगे तो वहां पर गिर होगा। तो एनटीए ने इसको गिर ही माना है, और अगर आप इसको बुक में देखेंगे तो गिर ही दिया है। तो गिर नेशनल पार्क मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान में हमारे एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। रणथंभौर, जैसे हम कहते हैं कि एक सींग वाला जो गैंडा होता है या फिर एक सींग वाले जो हिरन होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सफेद हाथी होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब हमारे भारत में, किसी दूसरे देश में किस राष्ट्रीय उद्यान में वो पाए जाते हैं। और हिरन की ज्यादा जो है संख्या हमारे किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो इन सब चीजों को आपको समझना होगा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है हमारे एशियाई शेर पाए जाते हैं, इस बात का आप ध्यान देंगे। और इन सब स्टेट में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और वहां पे कौन कौन सी प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं उसको ध्यान देना है। मैं आपको करंट अफेयर्स स्टडी जीके में सारी चीजों को बहुत अच्छे से बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ध्यान देंगे कैसे बात कर रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर ऐसे है तो हम बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। कहां से? यहां से हम लोग आ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। तो निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण की तरफ कीजिए। तो सबसे पहले उत्तर में अगर बात करेंगे तो नरोरा है। क्या है? नरोरा। तो नरोरा तो है, सभी जगह सी है भाई। चलिए इसको देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं नरोरा के बाद। तो नरोरा के बाद आता है हमारा सी के बाद डी, क्राका पर, मतलब सी के बाद हम लोग आएंगे डी की तरफ। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन होगा वो 4 होगा। उसके बाद ए आता है कहेगा और रावत भाटा आता है दक्षिण में, तो बी होगा। मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान देना है। परमाणु ऊर्जा कौन कहां पे स्थित है इसका भी हमको डिटेल वीडियो मिलेगा। हम जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पीएम मित्रा स्कीम इज एसोसिएटेड। देखिए प्रधानमंत्री जी के सभी योजनाएं से क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं। कब स्टार्ट हुआ, कौन योजना किस स्टेट के लिए है, हालांकि ऑल ओवर इंडिया में किस स्टेट के लिए ये पहले वहां पे इंप्लीमेंट हुआ। उसके बाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पीएम मित्र योजना का संबंध है, किस क्षेत्र के लिए? कृषि के लिए, मृदा के लिए, टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए और परिवहन के लिए। किसी क्षेत्र के लिए नहीं है, मिट्टी के बढ़ावा देने के लिए नहीं है, ये कपड़ों और कपड़ा उद्योग के लिए काम करने वाले जितने कारीगर मजदूर होते हैं उनके पैसों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी बचत को करने के लिए और उनके कार्य को बढ़ावा देने के लिए ये पीएम मित्र योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ये टेक्सटाइल क्षेत्र में है, मतलब कपड़ा सूती वस्त्र उद्योग के
पर्पज से प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा टेक्सटाइल क्षेत्र में ये योजना शुरू की गई थी, जिसे हम लोग पीएम मित्र। अब पीएम मित्र योजना के बाद आ सकता है कि आप बताइए कि हाल ही में किस स्टेट में, किस भारत के किस राज्य में जो है लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, औरतों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 1000 रुपए धनराशि और उनके ऊपर जो है उनके शैक्षिक माहौल को, मतलब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहां पे योजना शुरू की गई थी? तो राजस्थान में, आपके उधर से रिलेटेड जो है स्टेट पड़ता है छत्तीसगढ़ में, वहां पे जो है 1000 रुपए मंथली। यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो है हमारे माननीय योगी सरकार के द्वारा जो है किसानों को 2000 रुपए दिए जाते हैं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के द्वारा। स्टेट में मिलता है, हालांकि मिलता है पीएम सम्मान निधि के द्वारा ही, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा ही मिलता है। लगभग प्रत्येक स्टेट में अलग अलग नामों से ये दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितनी योजनाएं हैं, ठीक है, चाहे वो स्वच्छता से हुआ, चाहे वो स्वास्थ्य से हुआ, चाहे वो कारीगर के लिए हुआ, चाहे वो किसी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुआ, इन चारों 5 चीजों को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर होगा टेक्सटाइल क्षेत्र, मतलब कपड़ा, सूती वस्त्र उद्योग। मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं, मैं इसको जो है, मैं इसको कपड़ा, सूती वस्त्र उद्योग के उद्देश्य से ये जो है स्टार्ट किया गया है। इस योजना का नाम है टेक्सटाइल क्षेत्र, मतलब बोलते हैं ना कॉटन टेक्सटाइल, कपड़ा, जूट, गारमेंट्स, तो ये चीज है। अच्छा, परिवहन क्षेत्र की बात करेंगे। अब परिवहन क्षेत्र की जब बात करेंगे तो यहाँ पे योजना ये होती है कि किसी भी परिवहन को, किसी भी जो ड्राइवर होते हैं या जो बड़े बड़े जो कहते हैं ट्रेलर चलाते हैं या कोई किसी प्रकार का वाहन चलाते हैं, उनके लिए बीमा योजना संबंधित प्रावधान आप कर सकते हैं। मतलब एक कहावत, मतलब कहावत क्या कही गई है, एक है कि आप खाद तो खाद, बीमा भी साथ, मतलब इस खाद को लीजिए, उसके साथ, उसी के साथ आपका बीमा हो जाएगा। एक खाद पे लिखा रहता था पहले, अब भी लिखा रहता है इफको पे। तो ये जो है परिवहन क्षेत्र में भी ऐसे ही रहता है कि आप गाड़ी में उसी के साथ अपना बीमा करा लें, ताकि आपका गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी खो जाने पे, एक्सीडेंट हो जाने पे, डेथ कॉज हो जाने पे आपको बीमा का लाभ मिले, लगभग 2.5 लाख रुपए मिलता है। तो ये परिवहन से रिलेटेड हो गया। मृदा क्षेत्र मतलब हो गया कि मिट्टी का कटान न हो, उर्वरकता बढ़े, मिट्टी को बढ़ावा मिले और हमारा जो है उर्वरक जो है उर्वरकता अच्छी पैदा हो। तो मृदा क्षेत्र में मोदी की बहुत सारी योजनाएं हैं। उसके बाद कृषि क्षेत्र में, मतलब किसानों में जो बड़े किसान हैं, जो लघु किसान हैं, जो अति लघु किसान है, उनको जो है उनको अगर उनके पास खेती करने के लिए पैसे नहीं है तो उनके ऊपर 2000 रुपए पर 3 महीने पे दिया जा रहा है, जिससे कि वो खेती कर सके। तो इस प्रकार की योजनाएं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट है करो या मरो। देखिए गांधी जी भी आ गए। करो या मरो, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने इस मंत्र को किस जन आंदोलन में अवसर पर राष्ट्र को दिया था? या तो करेंगे या तो मरेंगे, या तो हम ही रहेंगे या हमारा ब्रिटिशर्स ही रहेगा, अंग्रेज ही रहेंगे। अब तो या हम रहेंगे या वो रहेगा। अब यही से देखिए, छोड़ो, समझ में आ गया है सर? या हम रहेंगे या आप रहेंगे, मतलब क्या करोगे? या यहां रहो या यहां से छोड़ के भागो। तो मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, मोदी जी ने इसको इसलिए दिया ब्रिटिशर्स को भारत से हटाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में करो या मरो का नारा जन आंदोलन के विरुद्ध, जन आंदोलन के अवसर पर राष्ट्र को दिया था। मतलब राष्ट्र के जितने भी लोग हैं उनको इसमें क्या करने के लिए? सहयोग करने के लिए नहीं, इसमें आवाहन, एक अच्छा वर्ड दिया हुआ है। अगर आप कांग्रेस का पूरा मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसके आवाहन में कि आप भी इसमें जो है अपनी आहुति डालें और इसमें जो है ब्रिटिशर्स को हटाने पे। अच्छा, उसमें एक चीज और था, इसमें 2 चीजें थी बहुत जरूरी। कि पहली बात तो जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में है, उनके किए हुए सारे कार्यों को और जो उनके प्रोडक्ट उत्पाद यहाँ है, उनका क्या करना है? बहिष्कार करना है। क्या करना है? उनका जो है बहिष्कार करना है। उनके चीजों को हमको जो है नहीं लेना है, तो यहां से वो छोड़ के जाएंगे। और इस मतलब आंदोलन के तहत मोदी गांधी जी ने करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। करो या मरो, मतलब करो या मरो गांधी जी ने इस मंत्र का किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो भारत छोड़ो जन आंदोलन के अवसर पर इसका नारा दिया था। और आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है, पहले आपको बता दें, ये मेंसुरेशन है। जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन एग्जाम में
मेंस्ट्रुएशन से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, 2023 में नहीं बने, 24 में बने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, सॉल्व करने पर ये पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से गौर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 21 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन मूविंग 660 मीटर। यानी एक व्हील है, उसका जो रेडियस है यानी त्रिज्या जो है, जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। बोला है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन मूविंग 660 मीटर। यानी अगर वो 660 मीटर चलेगा तो कितना रेवोल्यूशन, कितना चक्कर घूमेगा, ये आपको बतानी है। एक चीज यहां गौर से देखेंगे, देखिए यहां पर जो रेडियस है सेंटीमीटर में है, लेकिन यहां पर देखिए जो 660 डिस्टेंस जो भी इन्होंने डिजिट में कवर किया है वो मीटर में है। तो दो चीज यहां पर ध्यान रखेंगे कि यूनिट यहां पर थोड़ा सा मैटर करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला हम ये आपको बता दें कि जैसे कि एक व्हील है, तो व्हील का जो पेरीमीटर होता है, जिसको आप सरकमफ्रेंस कह सकते हैं, पेरीमीटर जनरली हम उसमें कहते हैं जो लाइन से बने होते फिगर, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, लेकिन यहां पर हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। सरकमफ्रेंस देखिए व्हील का जो सरकमफ्रेंस होता है, व्हील यानी क्या, सर्कल, व्हील यानी कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। सर ये सरकमफ्रेंस होता क्या है, जैसे ही आपका व्हील है ना, व्हील, ये जो किनारे यानी कि ये जो किनारे का पार्ट है, ये सरकमफ्रेंस होता है। जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में अंदर घुस जाते हैं, यानी हम जब एरिया की बात करेंगे तो एरिया में ये पार्ट कवर किया जाता है, ये सारा अंदर का। लेकिन जब हम बात करते हैं सरकमफ्रेंस की या फिर पेरीमीटर की, तो हम उसमें कवर करते हैं ये किनारे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम कवर करते हैं। तो ध्यान रखेंगे सरकमफ्रेंस यानी कि आउटर कवरिंग। तो व्हील का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, व्हील यानी कि सर्कल, और उसका सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। अब यहां पर ये ध्यान रखेंगे, ये पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 22/7 होता है। सर ये आर का मतलब होता है रेडियस। देखिए अब ये सर्कल है आपका यहां पर ये सर्कल है, देखिए ये सर्कल है, सर्कल में जब आप सेंटर से इस सरकमफ्रेंस तक जाते हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, तो ये आपका रेडियस बनता है। अब आपको रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, यानी कि 21 सेंटीमीटर है, तो ये आपको यहां पर दे रखा है, ये आप ध्यान रखेंगे 21 सेंटीमीटर। आगे हमसे ये पूछा है कि अगर ये 660 मीटर जाएगा तो कितना चक्कर कवर करेगा। अब ये बताइएगा, ये है आपका सरकमफ्रेंस यानी कि ये बाहर का आउटर कवरेज। जब ये एक बार चलेंगे तो 2 पाई आर का मतलब एक बार आप यहां से स्टार्ट हुए और फिर आप यहां से आके फिर यहीं पर रुक गए, ये आपका एक बार हो गया, एक बार यानी कि 2 पाई आर। वैसे आप अगर 660 मीटर चलना है तो कितनी बार चलेंगे, जैसे मैं आपको कहूं कि देखिए आपको 1000 किलोमीटर कवर करनी है, 1000 किलोमीटर कवर करनी है, और आप जो है एक बार में जो है वो 100 मीटर कवर करते हैं। क्या करते हैं, 100 किलोमीटर कह देते हैं, एक बार में आप 100 किलोमीटर कवर करते हैं। तो मैं कहूंगा कि टोटल कितने बार लगेगा, तो बोलेंगे सर 1000 हमको कवर करनी है, एक बार में हम 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो टोटल हम 10 बार जाएंगे, क्योंकि आप 1000 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ट्रेन आएगा। ऐसे यहां भी है, देखिए ये आपको जानी टोटल 660 मीटर, कितनी जानी, 660 मीटर। आप एक बार में कितना जा रहे हैं पहले ये पता कर लीजिए। देखिए सर ये एक बार का 2 पाई की वैल्यू 22/7 जैसा कि हमने यहां लिखा है, और रेडियस हमारा कितना है, रेडियस हमारा है सर 21 सेंटीमीटर। अब एक चीज और है, हमारा ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 660 मीटर में है, तो ये जो हमारा रेडियस है ये भी मीटर में होगा। ध्यान रखेंगे कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैथ में अगर हमारा यूनिट चेंज है तो हमको सारे यूनिट को बराबर करना पड़ेगा। तो यहां जो हमारा सेंटीमीटर में है वो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर ये जो आप मीटर में देख रहे हैं आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो दोनों सेंटीमीटर इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हम इसको सेंटीमीटर है मीटर बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि
अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से आप डिवाइड करते हैं। तो ये आपका एक बार का पूरा आ गया सर कि एक बार में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। टोटल करनी है 660, आपने एक बार में कितना कवर किया यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, 7 से काट देंगे 3 बार में, यानी 2 into 22 into 3 upon 100, क्या है 2 into 22 into 3, ठीक है, और अपॉन 100 है। तो क्या हम इस 100 को ऊपर भेज सकते हैं? बोलेंगे हाँ सर, इसको हम ऊपर भेज सकते हैं, तो हम इस 100 को ऊपर लिख देते हैं। अब आगे देखिए, अगर 22 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66, तो आप इस 66 से इसको कवर डिवाइड करेंगे तो जाएगा 10 टाइम में, फिर 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5, और यहाँ पर 100 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा 500, यानी आप 500 बार चक्कर लगाएंगे अगर आपको 660 मीटर कवर करनी है इसके हिसाब से। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है एवरेज से है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप लैंग्वेज देख करके और क्वेश्चन की जो लेंथ है वो देख करके थोड़ा न डरे, यहां पर इसको समझने की कोशिश करें कि कौन सी फार्मूले और किस सिस्टम से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि देयर आर m मेंबर इन अ क्लब। एक क्लब था, वहां पर m मेंबर थे, हमको जो नंबर है मेंबर का वो m दिया है और जो रियल नंबर है वो हमको नहीं दिया हुआ है। तो m जो मेंबर थे वो क्लब में थे। बोला गया कि हुज एवरेज एज इज 26 ईयर। अब आपको ये बता दें कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं आप 5 लोग हैं, 5 लोगों के पास जो कुछ रुपए हैं, हम अज्यूम करते हैं कि 5 लोग हैं, उनके पास कुछ रुपए हैं, और जो रुपए हैं वो सेम क्वांटिटी में नहीं है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 30 है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि सबके पास अलग अलग रुपयों में क्वांटिटी में रुपया है। तो मैं कहूंगा कि ऐसा कोई नंबर बताओ जो सबके पास सेम क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाए। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे 3 पर्सन है, मैं 5 के बजाय 3 पर्सन ले लेता हूं, और पहले के पास सर है 30 रुपए, दूसरे के पास है 20 रुपए, और तीसरे के पास है 10 रुपए। ये इनके पास जो है ये क्वांटिटी में, इस क्वांटिटी में रुपया अवेलेबल है। तो मैं कहता हूं कि ऐसा कोई नंबर बताओ जो तीनों को इक्वल क्वांटिटी में पैसे दे। तो आप कहेंगे सर ऐसा काम करते हैं कि तीनों से पूरा पैसा ले लेते हैं और जितने लोग हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं। तो 30, 20 और 10 अगर आप पूरा लेंगे, इसका मतलब यह है कि टोटल आप सम करेंगे 30 + 20 + 10, यानी अगर आपने पूरा लिया तो आपको टोटल 60 रुपए मिल गए। और हमने कहा कि 60 रुपए हैं, कितने लोगों में बांटनी है? आपने कहा कि 3 लोगों में। मैंने कहा 60 को 3 से डिवाइड कर दो तो आप पाएंगे कि आएगा 20। ये जो 20 है, ये जो आपका 20 आया है, यही एवरेज है। ये जो 20 आपको मिला है, 20, 20, 20, तीनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में यहां पर पैसा मिल चुका है, तो इसको बोलते हैं एवरेज। तो यही से फार्मूला निकल के आता है कि एवरेज इक्वल टू औसत बराबर टोटल सम। आपने देखा कि मैंने क्या किया, 30, 20 और 10 तीनों का सम किया तो आता है टोटल सम। उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मे बी पर्सन के बजाय कुछ और हो जाए यहां पर, तो टोटल ऑफ नंबर पर्सन कितने थे? 1, 2, 3, तो मैं लिख दूंगा टोटल नंबर। तो यही से ये फार्मूला बनता है कि टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, ये एवरेज का फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले का यूज करके इसको हम बनाएंगे। आइए क्वेश्चन पर दोबारा चलते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहां देखा था कि m मेंबर क्लब में थे जिनकी एवरेज 26 ईयर थी। आपने कहा ओके सर। आगे देखिए क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 3 more person join the club, thus the average age of member increased by 1। यानी बोला गया कि पहले m मेंबर थे, जब 3 लोग और वहां पर क्लब में घुसते हैं तो जो एवरेज थी वो 1 बढ़ जाती है। यानी जो एवरेज पहले 26 चल रही थी, अब वो एवरेज जो है 1 इंक्रीज होकर के 27 हो जाती है। आगे इन्होंने कहा है कि इफ द एज ऑफ 3 न्यू मेंबर ज्वाइनिंग द क्लब इज 29 ईयर, इफ द एवरेज एज ऑफ 3 न्यू मेंबर ज्वाइनिंग द क्लब इज 29 ईयर, यानी जो 3 पर्सन जो है ज्वाइन करते हैं आपके क्लब को, तो उनका जो एवरेज एज होता है, ध्यान रखिएगा एवरेज एज यहां पर मेंशन है, टोटल एज नहीं है, एवरेज एज है। तो 3 मेंबर जो क्लब को ज्वाइन करते हैं उनका एवरेज एज 29 ईयर है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमको m की वैल्यू बतानी है, यानी कितने शुरू में मेंबर थे हमको ये बतानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा फार्मूला यूज होता रहेगा, इसको मैं एक अलग साइड लिख देता हूं, ठीक है। इसका यूज पड़ेगा, इसी का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर,
यहां पर देखिएगा आपको कभी एवरेज देकर टोटल सम पूछता है, यानी एवरेज रहेगा, टोटल नंबर रहेगा, सम पूछेगा। कभी आपको यहां से नंबर पूछ लेता है, तब यहां पर ये दो चीज दिया रहेगा, एवरेज टोटल सम दिया रहेगा, नंबर पूछेगा। तो कोई दो चीज देकर तीसरी चीज पूछता है, तो अगर आपसे टोटल सम पूछेगा तो क्या करेंगे, तो यहां पर आप एवरेज और नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज इंटू टोटल नंबर। जब आपको टोटल नंबर का पूछेगा तो क्या करेंगे, टोटल नंबर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर आप टोटल सम में से नंबर का डिवाइड करेंगे, यानी टोटल जितना सम होगा उसमें नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल नंबर आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिएगा एक सेकंड, यहां पर एवरेज लिखना, यहां पर एवरेज होगा, सॉरी। तो ये आपका तीन तरीके का फार्मूला बनता है, इन्हीं तीनों का यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए पहले हमारे पास थे एम मेंबर और इनकी एवरेज थी 26 ईयर, तो हमारा जो एवरेज, ये वाला फार्मूला अगर आप लगा के सॉल्व करेंगे, एवरेज बराबर टोटल सम, एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो जो जो यहां दिया है इस फार्मूले में आप फिट करिए। देखिए एम मेंबर थे, यानी टोटल मेंबर कितने हैं सर, यानी जो नीचे की वैल्यू है टोटल नंबर जो है वो एम है। हमारे पास एवरेज कितना है सर 26, तो एवरेज के स्थान पर 26। टोटल सम आपको बतानी है, और टोटल सम चाहे तो आप यहां से लगा के निकालिए, चाहे तो यहां से निकालिए। देखिए सर अगर आप टोटल सम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल सम बराबर आ गया सर 26 इंटू एम, ये हमारा आ गया टोटल सम। आगे देखिए, अब आगे इन्होंने कहा है कि 3 और व्यक्ति क्लब में सम्मिलित हुए, ठीक है, यानी 3 मेंबर और ज्वाइन कर लिए। तो पहले हमारे पास एम थे, 3 और हो जाते हैं, यानी कि अब हमारे जो न्यू मेंबर होंगे वो होंगे m+3। अब आगे एक चीज और दिया है कि जैसे 3 लोग ज्वाइन करते हैं, हमारा जो एवरेज है, एवरेज एज ऑफ मेंबर इंक्रीज बाई 1, पहले जो एवरेज 26 था अब वो सर +1 होके अब हमारा 27 हो जाएगा। ओके, ये आपको पूरा ध्यान रखनी है। अब यहां पर ये देखिएगा, मैं सम का फार्मूला लगा के, टोटल सम का फार्मूला लगा के दोनों साइड इक्वल करने का प्रयास करूंगा। इसको आप समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे ये सॉल्व होगा आगे का क्वेश्चन। ये तो पूरा हमारा इक्वेशन था, एक जनरल सा पूरा कह सकते हैं कि फॉर्मेट बनाने का तरीका था। अब यहां देखिए सर, इस साइड जो है, इस साइड जो टोटल सम है वो कितने लोगों का है, 26 लोगों का, 26 लोगों का। तो 26m, ये क्या है, जितने m मेंबर थे उन सभी के एज का टोटल सम है। अब इधर देखिए इक्वल में, बोलेंगे इक्वल लगा क्यों रहे हैं, अभी हम आपको समझाते हैं कि इक्वल लगाने का पर्पज क्या है। अब इधर ध्यान रखिए सर, अब m पहले मेंबर थे, अब 3 मेंबर और आ चुके हैं। m पहले मेंबर थे, 3 मेंबर आ चुके हैं, तो नए मेंबर हो गए 27। और नए मेंबर जब 27 हो गए तो नए मेंबर का जो एज है, एवरेज एज है, क्योंकि यहां बोला है कि 1 इंक्रीज हो गया, तो अब 27 हो जाएगा। तो यहां पर 27 इंटू, यहां पर ध्यान रखिए ये क्या है, ये आपका एवरेज टोटल नंबर है, टोटल नंबर आपका ये है, और ये क्या है, ये आपका एवरेज है। तो आप देख पाएंगे टोटल सम बराबर क्या हो रहा है, एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज इंटू टोटल नंबर। यहां पर आपका एवरेज इंटू टोटल नंबर, तो यहां पर देख पाएंगे ये आपका टोटल नंबर है, ये एवरेज है, तो एवरेज इंटू टोटल नंबर आपका टोटल सम आ गया। यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर ओनली 26 लोग हैं, यहां पर कितने लोग हैं, ये जो 26, सॉरी यहाँ 26 लोग नहीं, यहाँ पर ओनली m लोग हैं, और यहाँ पर m+3 लोग हैं। तो कैसे हो सकता है, इक्वल के सिचुएशन में दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अगर इधर m+3 लोग हैं तो इधर भी m+3 होना चाहिए, लेकिन इधर हमारे पास m ही लोग हैं, तो मैं क्या करूं, 3 लोगों को और कैसे ऐड करूं। तो आगे क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, यहां लिखा है कि 3 जो न्यू मेंबर है उनकी एवरेज एज जो है वो 29 ईयर है। तो ये एवरेज एज है, और हमको क्या करनी है, टोटल सम लानी है कि तीनों का टोटल एज कितना होगा, क्योंकि इधर देख सकते हैं आप टोटल सम यहां पर भी लगा है, यहां पर भी लगा है, तो जो भी ऐड या माइनस करेंगे वो टोटल सम करके करेंगे। तो देखिए 3 मेंबर थे, एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। कितने मेंबर है सर, 3 मेंबर है, ठीक है, उनकी एवरेज कितनी है 29 है। उसके बाद जो है हमको टोटल सम निकालनी है, तो टोटल सम निकालने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा टोटल सम बराबर 29 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहां पर आएगा 87। तो यहां पर आप +87 अगर कर देंगे तो आपका दोनों साइड बराबर हो जाएगा, बिकॉज इक्वल की कंडीशन में दोनों साइड हमारा बराबर हो जाएगा। अब यहां से हमको m की वैल्यू आसानी से हम फाइंड कर लेंगे, इधर हम इरेज कर देते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, 26m + 87, इधर क्या है, ये 27 का m मल्टीप्लाई करेंगे 27m, और ये +27 में 3 का करेंगे तो 81। यहां से आप देखेंगे कि इस m वाले को एक साइड करिए, तो इस 26 को मैं उधर भेजता हूं और 81 को इधर लाइए, तो ये 87 पहले से इधर है, वो प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये 27m है,
ये 26m उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है दूसरी साइड जाएगा माइनस, जो माइनस है दूसरी साइड आएगा तो प्लस। यहां पर पाएंगे आएगा 6 और यहाँ 27 में से 26 माइनस करेंगे तो ओनली m आएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि 1m आएगा, 1 हिडन रहता है, जब हम किसी लेटर को लिखते हैं तो 1 हमेशा हिडन रहता है, उसको काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपका ओनली m आएगा। m का मतलब सिंगल 1 है, तो ये आप ऐसे भी मान सकते हैं। तो m की वैल्यू आई है 6, जो कि हमारा सही आंसर होगा 6, ऑप्शन 6। अगर ये बोलता कि बताओ बाद में टोटल जो बाद में जो लोग आए उनके बाद टोटल नंबर कितना है, तो ये 6 लोग यहाँ थे, 3 लोग ज्वाइन किए थे, टोटल 9 लोग हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फार्मूले पर भी बेस्ड है, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए एक बार फार्मूले का यूज करके बनाते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। यहां लिखा है कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन depreciated at the rate of 10% every year। एक मशीन की कोई वैल्यू है, जो भी है उसकी वैल्यू है वो 10% जो है हर साल डिप्रिशिएट होती है, कम होती है। लिखा है आगे कि इट वाज परचेज्ड 3 ईयर अगो। ये जो मशीन थी 3 साल पहले खरीदी गई थी, और बोला है कि इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 8748 देन इट्स परचेज प्राइस वाज। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है 10 साल नहीं 10% हर साल कम हो रही है, और वो प्रोडक्ट 3 साल पहले खरीदी गई है, और अभी जो इसकी प्राइस है वो 8748 है, तो ये बताओ जब खरीदी गई थी उस टाइम कितनी प्राइस थी। तो इसकी एक फार्मूला होता है सिंपल साइज को, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो फार्मूला बनता है आपका PV इक्वल टू P और ब्रैकेट में 1 प्लस R के पावर N। देखिए PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद ये जो P है, P का मतलब होता है परचेजिंग प्राइस या फिर परचेज वैल्यू, जो भी आप कह लें, परचेज वैल्यू। उसके बाद जो है यहाँ R है, ये R का मतलब है सर रेट, किस रेट से आपका बढ़ रहा है घट रहा है, N का मतलब है टाइम। इसको देखिए, वैसे ये जो क्वेश्चन है आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फार्मूला यूज होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर N। सेम यही चीज यहाँ पर की गई है, वही चीज है। A का मतलब अमाउंट, P का मतलब प्रिंसिपल, सेम ये चीज इसी फार्मूले पर बेस्ड है, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन डिफरेंट है, बट है वही। फिलहाल इसी क्वेश्चन से करते हैं, अब फार्मूले से करते हैं। तो देखिए हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है, अभी जो वैल्यू है वो है 8748, तो 8748 यहां पर हो गया। सर प्रेजेंट हमको वैल्यू बतानी है, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं परचेजिंग वैल्यू बतानी है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ देखिए रेट हमारा कम हो रहा है, कम होगा तो माइनस में, अगर बढ़ेगा तो प्लस में, तो जो R होगा उसकी वैल्यू माइनस में होगी। ये जो रेट 10% लिखा हुआ है ये माइनस में होगा, यानी कि यहां पर आप लगाएंगे माइनस, यहां पर आप लगाएंगे माइनस 10। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, परसेंट में है तो पूरा हमको लिखना पड़ेगा 10%, और ये पावर जो है N है, N का मतलब हमारा टाइम, और टाइम का मतलब यहाँ पर हमारा कितना दिया है 3 ईयर दिया है, तो यहाँ पर 3। चलिए सॉल्व करते हैं। 8748 इक्वल टू P, यहां पर है 1 प्लस, ये 10% हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। कभी भी किसी नंबर में परसेंटेज लगा हो, आप अगर हटाइएगा तो नीचे 100 आता है। और एक चीज और यहाँ पर ये प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो ये भी आप इसी स्टेप में कर लीजिए। 1 माइनस 10% है तो परसेंट आएंगे नीचे 100, और यहाँ पर 3 है तो 3। देखिए ये सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 10 1 जा 10 और 10 में से 1 जाएगा 9, यानी 8748 इक्वल टू P, और यहां पर आएगा 9 अपॉन 10 के पावर 3। देखिए अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है और वो फ्रैक्शन में है, अगर इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे आप, तो वो अपना जो फ्रैक्शन है वो चेंज उल्टा होकर चला जाता है। यानी जैसे यहां पर लिखा है 9 अपॉन 10, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में ही इस साइड ले जाना चाहूं तो ये उल्टा होकर चला जाएगा। 9 अपॉन 10 लिखा है तो ये 10 अपॉन 9 हो जाएगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे, इसको मैं आगे सॉल्व करूं, ये भी मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखिए अगर आप आगे सॉल्व करेंगे यहां पर, तो ये 9 है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं जैसे है, उसको उसी साइड ले जाता हूं। 8748
748 इंटू यहां था 9/10, अब हो जाएगा 10/9 के पावर 3 इक्वल टू पी। ठीक है, देखिए सॉल्व करेंगे 8748 और यहां पर आपके पावर में 3 लगा हुआ है तो 10 का पावर 3 यानी कि 10 का 3 बार मल्टीप्लाई तो कितना होगा 1000 और नीचे 9 है, 9 का भी 3 बार मल्टीप्लाई कितना होगा 9 का 3 बार मल्टीप्लाई 729 इक्वल टू पी। जब आप कैंसिल करेंगे तो ये एक बार में जाएगा, उसके बाद आप आगे पाएंगे कि जो माइनस करने के बाद आएगा 8 फिर ऐड करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है 12 इंटू 1000 यानी 12,000 ये हमारी आई है पी की वैल्यू, यानी कि जब हमने खरीदी थी उस समय हमारी प्राइस थी सर ये 12,000। चलिए इसका अल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपके पास कोई परसेंटेज दे दे 10% इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है या फिर 10% कम हो रहा है, 20% कम हो रही है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर 10% आपके क्वेश्चन में दिया गया है, इसको आप लिख लेंगे। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे ये जो टाइम है, टाइम को देखिए, टाइम कितना साल दिया है 3 ईयर दिया है, 3 ईयर टाइम मेंशन है। तो एक काम करेंगे यहाँ पर कि जो 1/10 है ना 10 से 1 कम करेंगे क्योंकि वैल्यू कम हो रही है तो 10 से 1 कम करेंगे, 10 से 1 कम करेंगे सर 9, यानी पहले 10 था अब 9। ये प्रोसेस 3 बार करनी है क्योंकि आपका टाइम 3 बार है, अगर टाइम 4 बार होता 4 बार करता, टाइम 2 बार होता 2 बार करता, तो 10/9 एक बार और एक बार और। ये आपकी जो इधर लिखी हुई है ये सर प्रेजेंट वैल्यू है पीवी, और ये जो है सर ये जो आपका है सॉरी ये जो आपका जो परचेजिंग वैल्यू है और ये जो आपका है ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है और ये परचेजिंग वैल्यू है क्योंकि पहले 10 था फिर 1 होके -1 हुआ 9 हुआ, ये 3 बार चला। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 729। देखिए अभी आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 729 है। क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 8748, तो 729 आपके अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 8748। तो आप देखिए 729 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू 8748/729 डिवाइड करेंगे आएगा 12, यानी 1 की वैल्यू आई है 12। हमको बतानी है कि पहले कितनी थी जब हमने खरीदी थी। देखिए आपके अकॉर्डिंग तो 1000 है और वहां पर 1 की वैल्यू जो है 12 है, तो 1000 की वैल्यू क्या होगी 1 की वैल्यू 12, तो 1000 की वैल्यू जो होगी वो 12 इंटू 1000 बराबर आ जाएगी सर 12,000। इन सभी का डिटेल आपको कोर्स में बताया जाएगा कि कैसे ये आ रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना लिमिटेशन होता है, ज्यादा हम डेप्थ में जा नहीं सकते। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये आपका रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रेशियो से, मैं थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर लेता हूं जिससे यहीं पर थोड़ा सोल्यूशन हो जाए, उसके बाद अगर जगह नहीं बची तो मैं अगला स्लाइड ले लूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि अजय वाज सपोज टू डिवाइड 11,70,000 11,70,000 अमॉन्ग हिज 3 सन अमन, भानु एंड चंदन। देखिए अजय एक नाम का एक व्यक्ति है, पर्सन है, वो 11,07,000 जो मनी है वो अपने 3 स्टूडेंट अमन, भानु और चंदन में डिवाइड करना चाहता है। ठीक है, जो डिवाइड करना चाहता है वो कुछ रेशियो दे रखा है, वो इस रेशियो में तीनों को डिवाइड करना चाहता है 1:2, 1:3 अपॉन 3, 1/3 इंटू 1/4। इस रेशियो में वो डिवाइड करना चाहता है अमन, भानु और चंदन को, पैसे को। उसके बाद लिखा है बाय मिस्टेक, लेकिन गलती से क्या किया उसने कि ही डिवाइडेड द मनी इन द रेशियो 2:3:4। डिवाइड करना था इस रेशियो में, लेकिन गलती से क्या किया उसने इस रेशियो में मनी को डिवाइड कर दिया। आगे पूछा है कि हु अमंग द 3 गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। तो बताओ कि तीनों में से कौन ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा और कितना पैसा लिया, कितना पैसा उसको ज्यादा मिला, ये हमको बतानी है। देखिए सर यहां पर 2 रेशियो का यूज हुआ है। कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें और रेशियो फ्रैक्शन में मिल जाए तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो रेशियो फ्रैक्शन में होगा उसको आप नॉर्मली कर लें तो क्वेश्चन आपके लिए आसानी हो जाएगी, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हमारे पास जो रेशियो है, पहले मैं इस रेशियो को थोड़ा सिंपल वे में कर लेता हूं जिससे थोड़ी आसानी होगी। लिखा है सर 1/2, 1/3 और 1/4। देखिए इनका अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो पहले नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम निकालिए, आएगा 12
फिर अब 2 से डिवाइड करें, 2 6 जा और 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6, 3 4 जा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 3 1 जा 3। यानी हमारा जो आया है, और एक चीज यहाँ पर डिनो जो आपका एलसीएम आता है इसको हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकालने के बाद इनको डिवाइड करने के बाद एलसीएम को छोड़ देते हैं और बीच में रेशियो लगाए, तो आप इनको रेशियो में बैठा लीजिएगा। ये हमारा आ गया है फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर। यानी पहले इस रेशियो में करना चाहता था, लेकिन अब क्या किया कि बाय मिस्टेक उसने 2 3 4 में डिवाइड कर दिया है। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा सर, यानी जो आपका पैसा है वो इस रेशियो में जाएगा, रेशियो हटाएंगे तो क्या करते हैं, x लेते हैं, तो यहाँ 6x 4x और 3x, क्या है 6x 4x 3x। अब ये आपका टोटल पैसा आ गया x, यानी कि अगर आपने x लगा दिया तो ओरिजिनल पैसा आ गया। तो ओरिजिनल पैसा कितना तीनों को मिला है, 6x 4x और 3x। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 और 3 13, यानी 13x ये हमारा टोटल आया है। आपके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना टोटल डिवाइड कर रहा है वो, तो 11,70,000 और आपके अकॉर्डिंग 13x, यानी 13x आपके अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11,70,000। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बताइए अगर 13x की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 11,70 लाख में 13 से डिवाइड करेंगे, 39 जा उसके बाद आएगा 9,000, यानी ये हमारा आया है x की वैल्यू। अब क्या काम करिए कि यहाँ पर x की वैल्यू सबका रख दीजिए। देखिए 6x है तो 6x यानी 6 इंटू 9,000, तो कितना आएगा 6 इंटू 9,000 यानी 5,40,000, 5,40,000। उसके बाद जो है, उसके बाद आप आगे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आगे आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो अगला जो हमारा वैल्यू है वो है 3x। तो देखिए अगर x की वैल्यू 9,000 है तो 6 में 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x का, तो 9 3 जा 27, उसके बाद जो है 4 जीरो, आगे वही कितना है हमारा 4x है, तो 4 इंटू 9 यानी कितना आएगा 54, 4 इंटू 9 36 आएगा, सॉरी यहाँ पर 36 और ये 4 जीरो, ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। यानी कि पहले जो है इतना इतना रुपया देना चाहता था, अब कितने में दे रहा है। अब हमारा ये रेशियो आ गया है 2x 2 3 4। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि वो 2 3 4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2 3 4, तो 2x 3x और 4x, तो टोटल करेंगे कितना आएगा। अब टोटल जो है 4 3 9 और 2 4 3 7 और 2 9 या 9x। अभी जो है बाद वाले के अनुसार टोटल जो है 9x जो है रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, लेकिन इसी पैसे को वो 9x में बाद में रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था आपके अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो है 11,70,000, यानी पहले इसी पैसे को कितना में करना चाहता था, 13x में टोटल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था, अब ये 9x में करना चाह रहा है, तो x की वैल्यू यहां से निकालिए 11,70,000, जो एक की वैल्यू है, जो हमारी एक की वैल्यू है वो आएगी यहां पर, एक की वैल्यू जो आएगी सर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 13 टाइम में, यानी कि 13,000 ये हमारा आएगा, यानी x की वैल्यू आई है 13,000। अब यहां पर फिर से हम निकालेंगे 2x 3x 4x, देखिए 2x 3x 4x, 2x x की वैल्यू अभी आई 13, तो 2 की वैल्यू कितना 26 और ये 4 जीरो, उसके बाद 3 है तो 3 3 जा 13 3 जा 39 और ये 4 जीरो, उसके बाद है 4x यानी कि 13 4 जा 52, उसके बाद 4 जीरो। तो आप ये देख पा रहे हैं। अब ये ध्यान रखिएगा ये जो पैसा है, जो ये रेशियो लिखा है सीरीज में लिखा हो, जैसे यहाँ नेम लिखा है अमन, भानु और फिर चंदन, तो यहाँ पर ये पहला 2 है ये अमन, ठीक है, ये 3 जो है ये भानु है और ये जो 4 है ये क्या है चंदन है। ऐसे यहाँ भी है ये अमन भानु चंदन, ठीक है, यानी ये अमन भानु चंदन। तो आप ये देख पाएंगे कि किसको सबसे ज्यादा मिला है, उन तीनों में से सबसे अधिक लाभ किसे मिला। तो देखिए सबसे लाभ अधिक किसको मिला, देखिए पहले को मिला था वो 5,40,000, लेकिन अब कितना मिला है 2,60,000, 2,60,000, सॉरी यहाँ पर 1 जीरो आप और बढ़ा लीजिएगा, 2,60,000, हाँ 2,60,000। उसके बाद देखिए बाद वाले को मिलना था 2,70,000, उसको कितना मिला है 3,90,000। और लास्ट वाले को जो है, यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आगे पीछे लिखा हुआ है, आगे पीछे क्यों ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये देखिए
ये 4 पहले है और 3 बाद में है, तो मैं इस 4 को पहले लिख लेता हूँ। 4 की जो है 3,30,60,000 है, 3 वाले को मैं बाद में लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो 3x। तो कितनी थी वैल्यू, यहाँ पर थी हमारी वैल्यू 1399, यानी 39 जो था, तो 9 3 जा 27, 2,70,000। ठीक है ये। चलिए अब यहां पर आप कंपेयर करके देखिए, सर ये जो हमारा पहला है ये अमन है, ये वाला जो है भानु है, और लास्ट वाला जो है चंदन है। ऐसे यहां भी है, पहला भानु, ये भानु, ये जो है क्या है सर, ये पहला चंदन है, सॉरी पहला चंदन है, पहला अमन है, उसके बाद भानु, उसके बाद चंदन। तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर ये देखिए सर, पहले मिलना था अमन को कितना मिलना था, अमन को मिलना था ये वाला 5,40,000, उसको मिला कितना है 2,60,000, यानी ये तो नहीं होगा क्योंकि सबसे अधिक बोला है, तो कम हो गया। दूसरे को मिला है कितना, दूसरे को मिला है हमारा 3,60,000, लेकिन यहां कितना मिला है, यहां मिला है 3,90,000। अब यहां पर देखिए कितना ज्यादा मिल रहा है, इसको सिर्फ ज्यादा मिल रहा है, इसको ज्यादा मिल रहा है सिर्फ, देखिए 36,000 था, 36,000 सॉरी 3,60,000 था, यहां पर 3,90,000 है, तो ओनली जो हमारा ज्यादा मिल रहा है, इसको ज्यादा मिला है सिर्फ हमारा मिल रहा है 30,000 सॉरी 30,000 इसको ज्यादा मिल रहा है, और लास्ट वाले को जो है इसको देखिए बहुत ज्यादा मिल रहा है। पहले इसको मिल रहा था 2,70,000, अब इसको मिल रहा है 5,52,000। देखिए 5,20,000 पहले मिल रहा था 2,70,000, तो 0 0 0 0 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, तो पाएंगे कि लास्ट वाले को सबसे ज्यादा मिल रहा है। लास्ट मतलब कौन, चंदन, तो चंदन को सबसे ज्यादा मिला है, कितना ज्यादा मिला है, हमने देखा कि 2,50,000, तो ये आपका आंसर होगा 2,50,000। आई थिंक आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था इसलिए टाइम टेकिंग रहा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब देखिए इस टाइप की क्वेश्चन क्या करनी है, अगर आपको दिया हो कोई सॉल्यूशन हो, कोई मिक्सचर हो, उसमें दो चीज या फिर वैसे जनरली दो ही से क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन कभी कभार रेयर केस में 3 कह सकते हैं एलिमेंट को मिक्स करके वो क्वेश्चन बनाते हैं, बट यहाँ पर दो ही चीज है, मिल्क है, वाटर है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मिल्क और वाटर को पहले इतने रेशियो में, फिर इतने रेशियो में, फिर इतने रेशियो में, फिर कहा गया कि अगर तीनों को मिला दिया जाए तो लास्ट में कौन सा रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन पढ़िए, द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन 3 कंटेनर्स हैविंग द सेम क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज 1:2, 3:4 and 5:6 respectively. The total mixture from the 3 container is mixed. What is the ratio of the milk to water in the new mixture? ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करनी है, आपको पहले तीनों रेशियो लिखनी है, और तीनों रेशियो जो है पहले मिल्क है फिर वाटर है, मिल्क और वाटर। ठीक है, देखिए मिल्क वाटर का जो पहला रेशियो है वो है हमारा 1:2, कितना है 1:2, फिर जो दूसरा है वो है 3:4, और जो तीसरा मिक्सचर है जो हमारा रेशियो का वो है 5:6। कुछ नहीं करना आपको, ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ये शॉर्ट ट्रिक अपनाइएगा, इनको ऐड करके लिखिए, यहाँ 2 1 3 और 3 4 यहाँ 7 और यहाँ 5 6 11। अब क्या करनी है आपको, ऐड करने के बाद तीनों का एलसीएम लेनी है, 11 7 3 का 11 7 3 का एलसीएम लेनी है। तो देखिए तीनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं एकदम से मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, साइन लगा के छोड़ देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा, हमको ऐसे ही कर लेनी है। अब देखिए यहां पर जैसे आप वो नहीं करते, कंपेयर करते, जैसे हमने पीछे बताया था कि 1/4 लिखा है और नीचे 12 लिखा है, आप क्या करते हैं कि 4 से 12 में डिवाइड करते हैं, 4 से 12 में डिवाइड करते हैं, उसके बाद 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे यहां करनी है, इन सभी में 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कट जाएगा, बचेगा 7 और 11, यानी 7 into 11 बचेगा, तो हम लिख दीजिए 7 into 11। ऐसे 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3 और 11, तो यहाँ 3 into 11, और ऐसे यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 7 into 3, यानी 7 into 3। तो ये देखिए ये आपका जो है तीनों दिया है। अब क्या करेंगे कि इन सभी का पहले इसमें 1 में मल्टीप्लाई, फिर इस बगल वाले में, फिर इसका भी पहले वाले में, सेकंड वाले में, फिर इसका भी पहले में, सेकंड में। ये थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखिएगा। तो 11 7 जा 77, पहले 77 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 144। बीच में रेशियो है तो मैं यहाँ रेशियो लगा दिया हूँ। बाद वाले से है 3 into 11, यानी 33 आ जाएगा, 11 into 3 33, 33 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 99,
और 33 का जो है 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132। ठीक है, उसके बाद जो है 7 3 जा 21, 21 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 105 और 21 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे 126। देखिए अब क्या करनी है, सबको ऐड कर देनी है। मैंने कहा ना ये मिल्क है, ये आपका वाटर है, ये आपका फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। सर इसको करेंगे तो 7 6 4 10 और 10 और 2 12 कैरी लगा 1, 4 3 7 और 7 और 2 9 और वो 1 कैरी था 10 0 कैरी लगा 1 1 3 1 2 और 3 और एक कैरी 4। उसके बाद जो है यहाँ देखिए 9 और 7 कितना होगा 16 16 5 21 की कैरी 2। उसके बाद 7 9 कितना होगा 16। ठीक है, 16 और 2 18 और फिर 1 1 2। ये देखिए हमारा आया है फाइनल रेशियो का, जो हमारा मिलाने के बाद तीनों रेशियो को ऐड करने के बाद ये हमारा निकल गया है। तो ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन में आपको यहां देखने को मिलेगा 2 में 281 और 412। ध्यान रखिएगा यहां पर जो ऑप्शन ये वाला होगा मिल्क वाटर के साइड होगा, ये 402 होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ये क्वेश्चन बनाने वाले के साइड से मिस्टेक है, यहां पर 0 करेंगे आप, ज्यादा सही रहेगा ऑप्शन में। अगर आप जिसने किया भी होगा पहला ऑप्शन उसने मैच करके इसको मिलाया होगा तो भी सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का है और सिंपल इंटरेस्ट में भी स्पेशल टाइप है, तो इसको करने के भी स्पेशल तरीके होंगे। क्वेश्चन क्या है कि राहुल डिपॉजिट इक्वल सम ऑफ मनी इन 2 बैंक्स पेइंग सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, he received 11,800 from the first bank after 3 years, ठीक है, and 13,000 from the second bank after 5 years. उसके बाद how much did he invest in both banks together? क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। एक बात यहां पर फिर ध्यान रखेंगे, यहां पर एक चीज वर्ड यूज हुई है सिंपल इंटरेस्ट। ये जो तरीका है ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पर ही काम करेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है, मैं उसका भी डिस्कस कर दूंगा इसी क्वेश्चन के साथ। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये लॉजिक सिंपल इंटरेस्ट के साथ ही चलेगा। राहुल नाम का एक लड़का है, 2 बैंकों में कुछ रुपया जमा करता है। रुपया जमा करने के बाद जब वो बैंक से पैसा लेने जाता है तो 3 सालों बाद पहले बैंक से उसको 11,800 और दूसरे बैंक से जो है 5 सालों बाद उसको 13,000 मिलता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर ये देखिएगा कि सर 3 साल है, 3 ईयर में पहले बैंक से उसको कितना मिल रहा है 11,800 मिल रहा है, दूसरे बैंक से 5 ईयर में उसको कितना मिल रहा है 5 ईयर में उसको जो मिल रहा है सर 13,000 मिल रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे। आप चाहे तो बड़े वाले को ऊपर लिख लें, छोटे वाले को नीचे लिख लें, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं, थोड़ा सा आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कितना है 11,800। अब देखिए क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या करना होता है जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और पैसा वापस लेने चाहते हैं तो बैंक में कुछ इंटरेस्ट लगा होता है, बैंक आपको कुछ पैसा बढ़ाकर देता है। तो जाहिर सी बात है ये 5 सालों बाद 3 सालों बाद जो पैसा मिला है इसमें उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। बोलेंगे जी सर, तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ईयर का, ईयर से और पैसे का जो मनी है उसका आपस में डिफरेंस निकालना होता है। तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं। 5 ईयर में से 3 ईयर अगर माइनस करेंगे तो आएगा 2 ईयर, और यहां से इस अमाउंट को आपस में माइनस करेंगे तो आएगा 1200। आपको ये जो लिखा हुआ है अभी कि 2 ईयर 1200, तो 1 ईयर की वैल्यू कितनी होगी? अगर 2 साल में एक पैसा जो है 1200 होता है तो 1 साल में कितना होगा सर? इधर हाफ है तो इधर भी हाफ, 600 होगा। अच्छा ये 600 है क्या? ये 600 जो है इंटरेस्ट है, यानी 1 साल में आपको 600 रुपए बैंक इंटरेस्ट दे रही थी। अब ये ध्यान रखिए, बोला गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि आप ये बताइए कि दोनों बैंक में उस राहुल नाम के लड़के ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया था। तो 1 साल में उसको 600 इंटरेस्ट मिलते हैं। सर वो 3 साल बाद पैसा लेने गया था और उसको जो पैसे मिले थे वो मिले थे 11,800। यहां पर आप देख सकते हैं 3 सालों तक क्या उसको इंटरेस्ट नहीं मिला होगा? बोलेंगे मिला होगा सर, 1 सालों में 600, तो 3 सालों में कितना मिला होगा टोटल? 3 सालों में इसको 1800 मिला होगा, क्योंकि 1 साल में 600 मिल रहा है तो 3 सालों में 1800। तो क्या इस जो 11,800 लिखा है क्या इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा? बोलेंगे हाँ ऐड है। तो मैं कहूंगा कि अगर किसी पैसे में से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो आपका सिंपल पैसा बच जाता है। तो यहां से आप 1800 माइनस करेंगे तो यहां पर आपका निकल के आएगा, कितना आएगा 1800। जब आप यहां से माइनस करेंगे तो आपका आएगा सर 10,000। कितना आएगा? 10,000। ऐसे बाद वाले में, बाद वाले जो है सर वो 5 साल बाद गया था निकालने तो उसको मिला था 13,000। अब यहां पर ध्यान रखिए, यहां भी इंटरेस्ट लगा होगा, 5 सालों तक मिला होगा। 1 साल में 600 मिल रहा है तो 5 सालों में तक कितना मिला होगा? 1 साल में 600, 600, तो 5 ईयर में 300, 3000।
तो 13,000 में से 3,000 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 10,000। यानी कह सकते हैं पहले बैंक में उसने भी 10,000 रुपए और बाद वाले बैंक में 10,000 रुपए उसने जमा किए थे, तो टोटल मिला के ये 10,000, ये 10,000 आपका बन जाएगा सर 20,000, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका रेशियो से है, ये भी क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। वैसे इसको हम रेशियो तो नहीं बोल सकते, इसको मैं इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट बोलूंगा क्योंकि इसमें रेशियो प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूड है। वैसे जनरली हम इसको इन्वेस्टमेंट में ही काउंट करेंगे, जो कि प्रॉफिट लॉस का एक हिस्सा है, प्रॉफिट लॉस का एक हिस्सा है, थोड़ा सा उससे हटके है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि इन अ बिजनेस, एक बिजनेस में ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन द रेशियो 2:3, where A and C invested money in the ratio 1:5. If their annual profit is 44,000, then B's share is the annual profit is. दो लोग पहले हैं यहाँ पर A और B, वो जो पैसा लगाते हैं सर वो लगाते हैं बिजनेस में 3:2 के रेशियो में। अगला जो है अब A और C के पेयर में इन्होंने क्वेश्चन में दिखाया है कि A और C जो है वो 1:5 के पेयर में पैसा लगाते हैं, और बोला जाता है कि एक साल में एनुअल यानी कि वार्षिक, एक साल के लास्ट में जो है सबको मिला करके 44,000 मिलते हैं। तो बताइए कि बी को कितना पैसा मिला था, यानी टोटल प्रॉफिट में से अगर 44,000 सबको मिलाकर मिला है तो बी को कितना मिला था अकेले, ये बतानी है। कल को ए को पूछ सकता है, सी को पूछ सकता है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ध्यान रखिएगा, ए और बी इनका रेशियो दे रखा है 3 और 2। उसके बाद जो है फिर है ए और सी, इनका जो रेशियो है सर वो है 1:5। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी अगर आप ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन में भी अगर आप ऐसे कभी देखें कि इस टाइप से आपको रेशियो दे रखा है और एक जो वैल्यू है, एक जो ऑब्जेक्ट है या फिर एक पर्सन है, 2 बार आ रहा है, दोनों का अलग अलग वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे कि एक जो पर्सन 2 बार आ रहा है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, उसको सेम करेंगे। जैसे यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर एक 1 है, यानी ए एक बार 1 है, ए एक बार 3 है, तो क्या करेंगे, ए को हम बराबर करेंगे। करने के लिए क्या करेंगे सर, बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में और इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए आसानी से। तो देखिए अगर हम इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करें और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इक्वल नहीं है उसी के नंबर से हम अपोजिट में, से 1 है तो इसका यहां करेंगे और 3 यहां है तो इसके अपोजिट में यहां करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहां आएगा 3, यहां आएगा 2, यहां मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3 और यहां आएगा 15। तो आपने ये पाया सर यहां भी a और यहां a की वैल्यू 3, यहां भी a और यहां भी a की वैल्यू 3, यानी कि a की वैल्यू अब सेम हो गई, हमको सेम करना था। तो a हो गया 3, b हो गया 2 और c हो गया 15। ये आप ध्यान रखिएगा कितना हो गया है हमारा ABC कितना है 3, 2 और 15, यानी कि 3, 2 और 15। ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी मनी हो गया। मनी हमने जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया था वो हो गया। एक फार्मूला ध्यान रखिएगा आप इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो इन्वेस्टमेंट में एक फार्मूला होता है सर कि प्रॉफिट बराबर लाभ बराबर, यहां पर होता है प्रॉफिट बराबर होता है मनी इंटू टाइम। ये आप ध्यान रखिए, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो मनी और टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा मनी आ गया, यहां कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है एनुअल। एनुअल का मतलब क्या होता है, एक साल, यानी हम यहां पर या तो आप 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर लें या फिर 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। तो हम क्या करेंगे, 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो आप 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो बात हुई है सर प्रॉफिट की बात हुई है, हमको प्रॉफिट तक पहुंचनी है। प्रॉफिट तक पहुंचनी है तो हमको मनी और टाइम दोनों चाहिए। हमारे पास मनी है लेकिन टाइम नहीं है, तो टाइम का मैं यहां से यूज करूंगा। देखिए ए का जो मनी था सर वो 3 था सर, इसने कितने साल के लिए टाइम इन्वेस्ट किया था, कितने साल के लिए, तो ये 1 ईयर के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनुअल लिखा है कि एनुअल लास्ट में जो है 1 ईयर के बाद में टोटल 44,000 का फायदा होता है, यानी तीनों ने एक साल के लिए पैसा लगाया होगा। तो मैं यहाँ 1 के बजाय 12 मंथ कर देता हूं, आप चाहे तो 1 कर सकते हैं। रेशियो लगाया, मैं यहाँ रेशियो लगा देता हूं। ये हो गया 2, यानी बी की वैल्यू आ गई, बी का इन्वेस्टमेंट, बी ने भी 12 मंथ के लिए लगाया होगा सर। ये सी आ गया 15, सी ने भी 12 मंथ के लिए लगाया होगा, तो ये आपका यहां पर आ गया। बीच में रेशियो था, मैंने रेशियो लगा दिया। ये क्या लिखा है सर, प्रॉफिट है, ए की प्रॉफिट, बी की प्रॉफिट, सी की प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट इंटू मनी, प्रॉफिट बराबर मनी इंटू टाइम, ये मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम। अब देखिए रेशियो में है ना, तो रेशियो में हम अगर कोई चीज सिमिलर है तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, जैसे 12 12 12 तीनों में है तो मैं कैंसिल कर दूंगा। अब यहां बचा है सर सी
2 और 15, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट बचा है। अगर मैं रेशियो हटाऊं तो क्या आएगा, रेशियो हटाऊं तो 3x 2x 15x, 3x 2x 15x, इसको मैं अगर प्लस करूं तो कितना आएगा, 15 और 3 18 और 2 20 यानी 20x। टोटल जो हमारा प्रॉफिट यहां से आ रहा है वो 20x आ रहा है। क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला है 44,000 बोला है, इसका मतलब हमारे अनुसार 20x है, क्वेश्चन के अनुसार 44,000 है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मेरे अनुसार 20 है, मेरे अनुसार क्या है, मेरे अनुसार 20x है, क्वेश्चन में 44 है, इसका मतलब 44 की वैल्यू जो है 44,000 की वैल्यू 20x है, या फिर 20x की वैल्यू 44,000 है। x की यहां से वैल्यू निकालेंगे 44,000 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से यहाँ पर 2 2 जा 2 2 जा और डबल 0, यानी x की वैल्यू जो हमारी आई है वो 2200 आई है, 2200 यानी 2200 आई है। हमसे पूछा है सर b की प्रॉफिट। यहां आप ध्यान रखेंगे ये सर a 3 था, b 2 था और ये 15 था, चाहे आप यहां देख सकते हैं a 3x b 2x, यानी इसका मतलब है कि हमको 2x की वैल्यू बतानी है, क्योंकि ये तो हमारा ओरिजिनल पैसा तो था नहीं, ये तो रेशियो में था, रेशियो से हमने हटाया तो x में आ गया, यानी हमको 2x बतानी है जो कि 2x b है। तो b अगर x की वैल्यू जो है 2200 है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2x की वैल्यू होगी 22 इंटू 200 यानी कि 4400, ये आपको बतानी है। तो b का सर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है, यानी b की जो वैल्यू आई है 4400 आई है। ऐसे आपको a का पूछ सकता है, आपसे c का भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है, हो सकता है ऐड करके पूछे a और c का, तो ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अब क्वेश्चन आपको मिल चुका है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा आपको। देखिए टाइम एंड वर्क बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है, एक लेवल का क्वेश्चन इन्होंने बनाने का प्रयास किया है, समझने का कोशिश करिएगा। देखिए टाइम एंड वर्क में एक बेसिक चीज होती है, जैसे मैं कहूँ आपके पास दो लोग हैं, एक है बी, अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए कोई काम है, कोई भी वर्क है उसको 10 डेज में करता है, लेकिन बी वही काम 20 डेज में करता है, तो मैं कहूंगा कि बताओ ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में या फिर 9 में एक बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर ए जो है पूरा काम 10 डेज में करता है, पूरा काम अगर 10 डेज में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे सर 1 डे में जो है 1/10 काम करता है। ऐसे यहां पर अगर बी पूरा काम 20 डेज में करता है, 20 डे में, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/20। और मैंने कहा कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे, इसका मतलब 1/10 प्लस 1/20, ये ए का एक दिन का काम, ये बी का एक दिन का काम, दोनों ऐड कर देंगे यानी दोनों का एक दिन का काम आ गया। तो उसके बाद हम अब सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको पलट देते हैं, तो ये हमारा आता है बेसिक तरीका। लेकिन मैं इस मेथड से नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेथड सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन तक ही लिमिट है। आइए समझते हैं एक और मेथड, उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपसे बोला गया है कि ए और बी, ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी 20 डेज में कंप्लीट करता है, तो पहले आप ध्यान रखिए टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, आप बस इतना ध्यान रखिए, जो आपको टाइम दे रखिए इस टाइम का एलसीएम ले लीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। 10 और 20 का आप अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 20, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे आएगा 20 यूनिट मार लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, या फिर आप 20 ही कह सकते हैं। इसका मतलब टोटल वर्क आ गया 20। अगर ये बताइए अगर ए पूरा 20 यूनिट काम 10 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, जाहिर सी बात है 10 दिन में 20 काम करता है तो एक दिन में 20/10 यानी कि 2 यूनिट। ऐसे ही बी जो है 20 यूनिट काम 20 डेज में करता है तो एक दिन में 1 यूनिट, ये ध्यान रखेंगे। आगे आपसे बोला गया है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, काम है सर टोटल 20। आपको जो काम कराने हैं, आपको जो काम कराने ए और बी को मिल के कराने हैं, तो ए का एक दिन का 2 यूनिट, बी का एक दिन का 1 यूनिट, यानी टोटल 3 यूनिट। आप डिवाइड करेंगे 6 होल 2/3 डेज, ये आपका लगेगा। इसी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए जल्दी चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा वो अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए यहां बोला गया है कि P and Q together can do a work in 30 days. They work together for 20 days and Q left the work in another 20 days. P did the remaining work. In how many days P alone can do the work? देखिए दो लोग काम कर रहे थे, P और Q, दोनों ने किसी काम को कंप्लीट किया 30 डे में। उसके बाद क्या किया, हो सकता है Q का मन भर गया होगा, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं। 20 दिन उसने काम किया, बोला कि देखो भाई P भाई मैं जा रहा हूं, तो ये लिफ्ट कर गया कितने दिन बाद, 20 डे बाद, 20 दिन बाद चला गया। अब बच गया है P।
जाहिर सी बात है, 2 लोग मिलकर काम कर रहे थे, दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी, क्यू चला गया तो काम पी करना पड़ेगा। तो 20 दिन बाद जितना काम बचा था वो पी बेचारा करता है। तो लिखा है कि पी इन अनदर 20 डेज पी डिड रिमेनिंग वर्क, इन हाउ मेनी डेज पी कैन अलोन डू द वर्क। तो जो बचा हुआ काम होता है वो पी 20 डेज में कंप्लीट करता है, ये ध्यान रखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा कि पी अकेले टोटल काम कितना दिन में करेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपको बोला गया है कि P प्लस क्यू ये टोटल काम मिलके 30 डे में कंप्लीट करते हैं। अब यहां पर ये देखिए, मैं टोटल वर्क लाऊं कहां से? इसके पहले वाले में क्या था, यहां पर इसके पहले वाले में 2 चीज आपके पास गिवन थी, ठीक है। यहां पर शायद इरेज हो चुका है वो पे, ठीक है, वो स्लाइड इरेज हो चुका है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं यहां पर। जैसे यहां पर P और A और B 2 लोग थे, ये 10 डेज में 20 डेज में मैं 2 का एलसीएम ले रहा था, लेकिन यहां पर आपके पास ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ एक ही है, यानी P प्लस क्यू एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसा काम करिए, 30 को 30 मान लीजिए, यानी टोटल जो हमारा है 30 यूनिट ही वर्क है। बेल्जियम तो हम ले ही नहीं सकते, हमारे पास सिंगल वर्ड है, इसको हम ले लेंगे। अगर ऐसा है तो आप सिंगल करिएगा। उसके बाद देखिए, वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। पहले ये ध्यान रखिए, अगर P प्लस क्यू 30 डे में 30 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1 डे में जो है 1 डे में ये 1 यूनिट करेंगे। बोलेंगे हाँ सर, ये बात तो है। तो मैंने कहा कि वो 20 दिन तक दे वर्क टुगेदर 20 डेज, तो 20 दिन तक वो कितना काम करेंगे? सर एक दिन में 1 यूनिट, तो दोनों मिल करके 20 दिन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 यूनिट, यानी 20 दिन में वो 20 यूनिट काम करेंगे। देखिए 20 यूनिट 30 यूनिट काम था, 20 यूनिट काम हो गया है, बच गया है 10 यूनिट काम। क्योंकि 20 दिनों के काम करने के बाद क्यू यहां पर लिफ्ट कर चुका है। अब जो बचा काम है उसको P जो है 20 डेज में करता है। P जो है 20 डेज में बचे हुए काम करता है। सर बचा काम कितना है? 10। सर 20 डेज में ये 10 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा सर 10/20, यानी कि 1/2। एक दिन में 1/2 यूनिट काम करेगा। हमको काम, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि P डिड रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज P alone कैन डू द वर्क। तो कितने दिनों में P अकेले काम कर सकता है? सर एक दिन में 1/2 काम कर सकता है। टोटल काम हमको करानी है 30 यूनिट, तो 30 में 1/2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा 60 डेज। बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे कहूं कि अगर आप 1 डे में 10 यूनिट काम करते हैं, अगर आपको 100 यूनिट काम करानी है तो कितने दिन लगेंगे? बोलेंगे सर 100 में 10 से डिवाइड करेंगे 10 दिन लगेंगे। तो ऐसे यहाँ पर टोटल 30 यूनिट काम करानी थी, एक दिन में आप 1/2 यूनिट करते हैं तो टोटल डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 60 आएगा, यानी हमारा 60 आंसर होगा। अब यहाँ पर लास्ट स्लाइड में आपके लिए फिर से यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट वाली बात कि 3 तरीके के कोर्स रन है, बीए बीएड बीएससी बीएड, और यहाँ पर बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड 3 तरीके के कोर्स रन है। उन सभी की प्राइस आपके सामने लिखी हुई है। 30% डिस्काउंट दी जा रही है पहले 50 स्टूडेंट को, तो आप इन 50 स्टूडेंट का हिस्सा बन सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।